हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है सबके। उम्मीद करता हूं बिल्कुल बढ़िया और शानदार होंगे। स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका मैथमेटिक्स कोच आशीष भाटिया और आप सबका स्वागत करता हूं हमारे अमेजिंग से चैनल कॉमर्स वाला पर। स्टूडेंट्स, कॉमर्स वाला चैनल पर आपकी सीयूईटी स्प्रिंट कॉमर्स नाम की एक सीरीज शुरू हो चुकी है, जिसमें आपके सीयूईटी एग्जाम के लिए मैथमेटिक्स के हर एक चैप्टर को वन शॉट में कवर अप किया जा रहा है। अब मैथमेटिक्स में चाहे वो कोर मैथ्स हो चाहे अप्लाइड मैथ्स हो, दोनों के ही सारे टॉपिक्स को एक एक करके वन शॉट के थ्रू कवर अप किया जा रहा है। स्टार्टिंग में हम लोग वो टॉपिक्स ले रहे हैं जो आपके सेक्शन ए में आएंगे, यानी वो टॉपिक जो कोर मैथ्स और अप्लाइड मैथ्स के लिए कॉमन टॉपिक है, जिसमें अब तक हम लोग मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स एंड इंटीग्रेशन का पार्ट कर चुके हैं। आज जो हमारा चैप्टर है दैट इज एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। अब ये चैप्टर का जो पार्ट है वो थोड़ा सा कोर मैथ्स के लिए एक्स्ट्रा है, बिकॉज वहां पर आपके पास कुछ ऐसे फंक्शंस आ रहे हैं जिनमें आपके पास ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व होती है, जैसे कि एलिप्स की अगर आपको इंटीग्रेशन करनी है, या फिर सर्कल की इंटीग्रेशन करनी है, या फिर अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ही कर्व को आपस में अगर एरिया निकालना है तो यानी कि हमारे पास आज की जो वीडियो रहेगी वो भी मिक्स ही रहेगी, कोर मैथ्स और अप्लाइड मैथ्स के लिए। जो स्टार्टिंग के हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन के 8 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक, वो बेटा हमारे पास कॉमन रहेंगे। किसके लिए? जो अप्लाइड मैथ्स और कोर मैथ्स दोनों के लिए, ठीक है। बट क्वेश्चन नंबर 9 ऑनवर्ड जो है वो सिर्फ और सिर्फ कोर मैथ्स वालों के लिए होंगे। ध्यान रखना, क्वेश्चन नंबर 1 से 15 टोटल क्वेश्चन है, जिसमें एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन कवर अप हो रहा है, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक कोर मैथ्स और अप्लाइड मैथ्स के लिए दोनों के लिए कॉमन है। बट क्वेश्चन नंबर 9 ऑनवर्ड सिर्फ और सिर्फ कोर मैथ्स के स्टूडेंट्स के लिए। तो बेटा स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। चैप्टर हमारा छोटा है, ज्यादा इसमें कंटेंट नहीं है, बट यस, क्वेश्चंस को समझना बहुत जरूरी है कि जो आपका एक इतना बड़ा सब्जेक्टिव टॉपिक है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फॉर्मेट में आपको किस तरह से सॉल्व करना है। तो स्टार्ट करते हैं बेटा विद द फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोला कि द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, द लाइन x इक्वल टू 2 एंड x एक्सिस। ठीक है, तो आपको एरिया फाइंड आउट करना है जो आपका कर्व बनाएगा कौन? एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, लाइन x इक्वल टू 2 एंड x एक्सिस। ठीक है, अब यहां पर पहले हम लोग कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर हम इसको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से कह रहे क्विकली सॉल्व करने की ट्रिक सीखेंगे। अगर मैं कॉन्सेप्ट कर्व की बात करूं तो बेटा ये हमारे पास जो कर्व है वो एक पैराबोलिक इक्वेशन को रेफर करता है। क्या करता है वो? हमारे पास एक पैराबोला को रेफर करता है। तो एग्जाम में आपको कैसे पता चलेगा कि भाई ये जो कर्व है वो पैराबोला है या नहीं? तो आपको बेटा मैं कुछ चीज बता रहा हूं, जैसे अगर कोई भी आपके पास गिवन कर्व पैराबोला है या नहीं, ये आप इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कैसे? अगर हमारे पास जो दो वेरिएबल हैं एक्स एंड वाई, उसमें से किसी एक ही का स्क्वायर हो रहा है, तो याद रखो एक्स या वाई में से अगर किसी एक का स्क्वायर हो रहा है तो दैट मीन्स वो कर्व रिप्रेजेंट करता है एक पैराबोला की इक्वेशन को। जैसे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y है, तो यहां पर x और y में से सिर्फ x का स्क्वायर हुआ है, तो आप ये बोल सकते हैं कि हमारे पास ये क्या है? एक पैराबोला की इक्वेशन है। ये क्या है? हमारे पास एक पैराबोला की इक्वेशन है। अब बेटा जो पैराबोला है वो हमारे पास दो टाइप का हो सकता है। एक अलोंग एक्स एक्सिस और दूसरा अलोंग वाई एक्सिस। एक अलोंग एक्स एक्सिस और दूसरा अलोंग वाई एक्सिस। तो हमारे पास जो बेटा पैराबोला है, अभी हमारे जो अगर एनसीईआरटी लेवल की बात करेंगे हम लोग, तो वहां पर सिंपल पैराबोला ही है, जरा कॉम्प्लिकेटेड वाले पैराबोला आपके पास अभी नहीं है। तो अगर अलोंग एक्स एक्सिस है तो पैराबोला की इक्वेशन जनरल होती है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ठीक है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। और अगर मैं उसकी शेप की बात करूं तो जो उसका जो रफ स्केच बनता है हमारे पास वो कुछ इस तरह से बनेगा कि ये अगर हमारे पास क्या है, कार्टेशियन सिस्टम है, ये x है, ये y है, तो हमारे पास वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x को आपने इस तरह से ड्रॉ करना है एक रफ स्केच में। ठीक है, तो ये आ गया वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। याद रखना है हमारे को कि जो पैराबोला होता है वो सिमेट्रिकल होता है अलोंग इट्स एक्सिस। तो यहाँ पर ये पैराबोला एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो ये एक्स एक्सिस के सिमेट्रिकल है, मतलब जितना एक्स एक्सिस से ये अपवर्ड है उतना ही ये डाउनवर्ड है। ठीक है, यहाँ पर याद रखना है। अब यही अगर हमारे पास जो पॉइंट है ए, वो हमारे को रिप्रेजेंट करता है फोकस ऑफ पैराबोला। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? फोकस ऑफ पैराबोला।
ठीक है, इट रिप्रेजेंट फोकस ऑफ पैराबोला। फोकस अगर आपको 11th की डेफिनेशन से याद है कि वो पॉइंट होता है जिसका डिस्टेंस हमारे पास कर्व से और एक फिक्स लाइन जिसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स, वो हमारे पास क्या रहता है, सेम रहता है। ठीक है, तो ये हमारे पास बेटा क्या है कि हमारे पास ये है क्या है, एक पैराबोलिक इक्वेशन है। ठीक है, जो एक्स एक्सिस के अलोंग है। यही चीज अगर आपकी वाई एक्सिस के अलोंग होती, तो यही चीज हमारे पास क्या होती अगर वाई एक्सिस के अलोंग होती, तो जो आपका ग्राफ बनता वो कुछ इस तरह से बनता। ठीक है, ये ओरिजिन पे इसका वर्टेक्स होता है जहां पर वो टर्न करता है, और यहाँ का फोकस इस समय ये होता है 0, A। ठीक है, 0, A। ठीक है, ये आपको याद रखना है बेटा। बस हमारे को पर इतनी डिटेल में आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, एक दो क्वेश्चन आएंगे जहां पे जरूरत पड़ेगी, तो वहां पे हम लोग और उसको डिटेल में बात करेंगे। हमें जो मेन याद रखना है बेटा कि जो अगर आपके पास एक्स और वाई में से किसी एक का स्क्वायर हो रहा है, तो वो कर्व आपको पैराबोला रिप्रेजेंट कर रहा है। अब अगर एक्स का स्क्वायर नहीं हुआ है, तो जो पैराबोला होगा वो अलोंग एक्स एक्सिस वाला होगा। अगर वाई का स्क्वायर नहीं हुआ है, तो यानी कि जो पैराबोला होगा वो अलोंग वाई एक्सिस वाला होगा। अगर ये हमारे पास पॉजिटिव 4ax है, तो बेटा ये टुवर्ड पॉजिटिव एक्स एक्सिस बनेगा। अगर हमारे पास ये -4ax होता, तो ये हमारे पास नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ बनता। सिमिलरली अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay है, तो वो पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ बनेगा। अगर ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay होता, तो ये हमारे पास नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ, नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ अलोंग बनता। ठीक है, ये सारी बातें बेटा आप लोग 11th में पढ़ के आए हुए हो। ठीक है, हमारे को यहाँ पर जो 12th का काम है जो आपका, ठीक है, जो आपके सीयूईटी के लिए इंपॉर्टेंट है, वो क्या है कि आपको ये एरिया निकालना है। ठीक है, अब अगर मैं पूरे ग्राफ की बात करूं तो बड़े ध्यान से समझना कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y हमारा पैराबोला रिप्रेजेंट कर रहा है, और वो हमारे पास अलोंग वाई एक्सिस है। कैसे पता लगा अलोंग वाई एक्सिस है? बिकॉज वाई का स्क्वायर नहीं हुआ। तो यानी जो उसका रफ स्केच होगा, क्योंकि आपको रफ स्केच बनाना होता है यहाँ पर, वो इस तरह से होगा। अब बेटा रफ स्केच है, तो चाहे वो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y हो, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2y हो, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3y हो, आप उसको इस तरह से ही बनाएंगे। और ये इसका वर्टेक्स ओरिजिन। अब लाइन है x इक्वल टू 2, यहाँ पर लाइन क्या है, x इक्वल टू 2। तो जो x इक्वल टू 2 लाइन होगी, हमें पता है वो क्या होगी, y एक्सिस के पैरेलल होगी। एक ऐसी लाइन होगी जो y एक्सिस के पैरेलल होगी। ठीक है, तो सपोज करो ये हमारे पास है x इक्वल टू 2 लाइन। ठीक है, ये लाइन है जो x इक्वल टू 2 रिप्रेजेंट कर रही है, तो उसका मतलब ये वाला पॉइंट हो गया 2 एंड x एक्सिस। तो अगर आप ध्यान से देखो बेटा, मैं आपको दोबारा समझा रहा हूं, आपको क्वेश्चन में क्या बोला है, कर्व x इक्वल टू 2 एंड x एक्सिस के बीच में जो एरिया बन रहा है, आपको वो फाइंड आउट करना है। तो यानी मुझे ये वाला शेड पोर्शन फाइंड आउट करना है। ठीक है, ध्यान से समझना बेटा इसको। ठीक है बच्चे, तो ये आपके पास एरिया आपको कैलकुलेट करना है, और हमें पता है कि एरिया हमारे को मिलता है इंटीग्रेशन से। ठीक है, तो एरिया ऑफ जो शेडेड रीजन होता है वो हमारे को मिलता है कैसे, वो हमारे को मिलता है इंटीग्रेशन से। तो क्योंकि अब जो लिमिट्स इन्वॉल्व हुई है, ध्यान समझना, हमारे पास जो शेडेड रीजन है वो स्टार्ट हो रहा है 0 से, और वो खत्म हो रहा है 2 पर। और ये जो 0 से 2 तक है वो एक्स एक्सिस के पॉइंट है। वो हमने पॉइंट किसके लिए है, एक्स एक्सिस के लिए। तो यानी जो इंटीग्रेशन होगा वो अलोंग एक्स होगा, यानी कि dx होगा, विद रिस्पेक्ट टू एक्स होगा। अगर आप लिमिट्स y एक्सिस के लेते, तो इंटीग्रेशन भी हम लोग y के रिस्पेक्ट में करते हैं, यानी dy के रिस्पेक्ट में करते हैं। ठीक है, अब शेडेड रीजन बेटा स्टार्ट कहां से हो रहा है, 0 से, खत्म कहां पर हो रहा है, 2 तक। तो यानी जो इंटीग्रेशन की लिमिट बनेगी वो 0 से 2 तक बनेगी। अब इंटीग्रेशन के अंदर जो आपके पास शेडेड पोर्शन है, उसमें सिर्फ एक ही कर्व आ रहा है, कौन सा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। क्या आ रहा है हमारे पास, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, ये एक ही कर्व आ रहा है बस हमारे पास। ठीक है, तो 0 से लेकर 2 तक के बीच में हमारे पास ये एक ही कर्व है, तो हमारे को इसी कर्व को इंटीग्रेट करना है। क्योंकि हमने जो लिमिट्स लिए वो बेटा एक्स एक्सिस के लिए, ठीक है ना, तो इंटीग्रेशन हमारा विद रिस्पेक्ट टू एक्स होगा। अब अगर इंटीग्रेशन हमारा विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, तो यानी यहां पर आएगा वाई डी एक्स। याद रखना, बिकॉज जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो हम लोग ऐसे लिखते हैं एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और ये जो एफ ऑफ एक्स होता है वही किसके इक्वल होता है, वाई के इक्वल होता है। एफ ऑफ एक्स इसके किसके इक्वल होता है, वाई के इक्वल होता है। ठीक है, तो यानी कि पहले हमारे को इस कर्व की इक्वेशन से वाई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, जो आएगी एक्स स्क्वायर बाय 4। ठीक है,
तो यानी अब मेरा इंटीग्रेशन बनेगा 0 से 2, ध्यान समझना, y की जगह पर आ गया एक्स स्क्वायर बाय 4 dx, क्या आ गया एक्स स्क्वायर बाय 4 dx, ठीक है। अब 1/4 तो कांस्टेंट है, बाहर चला गया, इंटीग्रेशन हुआ सिर्फ एक्स स्क्वायर का विच इज एक्स क्यूब बाय 3 अंडर द लिमिट 0 से 2। फिर आपको लिमिट पुट करनी आती है, पहले x की जगह पर 2 आएगा तो 2 क्यूब यानी 8/3, फिर माइनस लोअर लिमिट आएगी यानी 0/3 विच इज 0। तो हमारा आंसर आ गया 4 1 जा 4 2 जा, तो यानी 2/3 स्क्वायर यूनिट्स, बिकॉज एरिया है तो आपको स्क्वायर यूनिट्स में लिखना है, तो आपके पास ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर आ गया। ये तो हो गया बेटा पूरा कॉन्सेप्चुअल वे, ये तो हमारे पास क्या हो गया पूरा कॉन्सेप्चुअल वे, जो हमने पूरा क्वेश्चन को समझ के पूरा उसकी फिगर बना के एक्सप्लेन करके करा है। बट हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फॉर्मेट में सीयूटी के लिए इतना टाइम तो होगा नहीं इस क्वेश्चन को करने के लिए, और ये टॉपिक हमारे पास सेक्शन ए का पार्ट है, तो यानी कि इससे एक क्वेश्चन आने के चांसेस हैं कम से कम, और ये सेक्शन ए का पार्ट है तो कंपलसरी भी होगा, तो दैट मीन्स मैं यहाँ पर ऑप्शंस भी नहीं है कि मैं इसको स्किप कर दूं क्योंकि टाइम ज्यादा लगेगा, तो यानी कि मुझे इस क्वेश्चन को करना ही करना है। तो बात आती है कि जी हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के फॉर्मेट में जल्दी से जल्दी इसको कैसे करें। तो बड़े ध्यान से समझना बेटा, आपके पास जो कर्व आएंगे वो सिंपल आएंगे, इतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं आएंगे, क्योंकि एग्जामिनर को पता है 1 मिनट के अंदर करना है, ठीक है। तो आपके पास देखो एक पैराबोला है जो वाई एक्सिस के लॉन्ग है और एक्स की आपके पास लाइन है। कोशिश करो कि अगर आप फिगर बना के जितनी जल्दी फिगर बना सकते हो कि उससे आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी, अगर आप डायरेक्ट नहीं सोच सकते हो तो, ठीक है। तो फिगर बना के आपको समझ में आ गया कि भाई हमारे पास इंटीग्रेशन करना है किसका, वाई का, ठीक है, इस कर्व का। तो याद रखो एरिया हमेशा अगर आप एक्स एक्सिस की लिमिट ले रहे हो तो इंटीग्रेशन हमेशा बनेगा वाई डी एक्स, और ये ए से बी, और यहां पर ए से बी क्या होंगे हमारे पास एक्स एक्सिस की लिमिट होंगी, ठीक है। वो पॉइंट्स होंगे जहां पर शेड रीजन स्टार्ट हो रहा होगा और खत्म हो रहा होगा ऑन एक्स एक्सिस। और अगर आप लिमिट्स वाई एक्सिस की लेते हो तो आपको लिखना पड़ेगा ए से बी इंटीग्रेशन एक्स डी वाई, ए से बी इंटीग्रेशन एक्स डी वाई, ठीक है। अब यहां पर ए और बी क्या हो जाएंगे हमारे पास वाई एक्सिस के वो पॉइंट जहां से शेड रीजन स्टार्ट हो रहा है और खत्म हो रहा है, तो आपको सीधा इंटीग्रेशन करने पर फोकस करना है, ठीक है। और जनरली जहां तक हमारे पास ये बाउंड्री होती है आपके पास वही अपर लिमिट होती है, और अगर क्वेश्चन में हमारे को कुछ नहीं बोला तो हम अगर रेफरेंस देखेंगे तो ओरिजिन से लेके चलेंगे, ठीक है। तो आपके पास बेटा इस तरह से आपको क्या मिलेगा, इस तरह से आपको क्या मिलेगा, आपको एरिया मिलेगा, ठीक है। तो या तो आप फटाफट रफ स्केच बना के और फिर आराम से समझ सकते हैं क्या करना, और डायरेक्ट इंटीग्रेशन पर आओ, वरना आप क्या करो, अगर डायरेक्ट सोच सकते हो कि हाँ भाई एक ही हमारे पास कर्व है और एक्स की बात हो रही है, तो आप डायरेक्टली उसको वाई डी एक्स करके इंटीग्रेशन निकाल सकते हो, ठीक है। जैसे कि अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि द एरिया ऑफ द रीजन इन स्क्वायर यूनिट्स बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड द लाइन y इक्वल टू 16। अब हमारे को पता है कि भाई y इक्वल टू 16 बोला है और लाइन बोला है एक्स पैराबोला बोला है एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई। अगर मैं रफ स्केच देखूंगा इसका, ध्यान से समझना, तो ये इस तरह से बनेगा भाई, ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई हो गया और ये कोई लाइन होगी y इक्वल टू 16, तो यानी ये पॉइंट हो गया 16। अब हमारे को इसके बीच में एरिया निकालना, तो पूरा एरिया आ गया। तो इस बार एरिया आपका जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट से बाहर भी है, बट फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जितना है उतना ही वो क्या है सेकंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि ये सिमेट्रिकल होता है। तो सिंपली हमने क्या करा कि जो हमारा एरिया आएगा वो क्या आएगा, सबसे पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए देखेंगे, स्टार्ट कहां हुआ जी वाई एक्सिस पर 0 से, और कहां तक गया जी वाई एक्सिस पर 16 तक, तो इंटीग्रेशन आ गया 0 से 16। क्योंकि ये वाई एक्सिस के ऊपर पॉइंट है तो आप यहां लिखोगे एक्स डी वाई, और क्योंकि आपको ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का निकाल के उसका साथ में ये भी फाइंड आउट करना है, और ये इसका एग्जैक्टली क्या होगा डबल, तो यहां पर आपको डबल भी करना होगा, भाई ये इसका एग्जैक्टली सॉरी इक्वल होगा, तो पूरे के लिए आपको डबल करना पड़ेगा, बिकॉज हमें पता है कि जितना ये वाला पार्ट है हमारे पास उतना ही ये वाला पार्ट है, ठीक है। बिकॉज जो पैराबोला होता है वो हमेशा क्या होता है अलोंग इट्स एक्सिस सिमेट्रिकल होता है, ठीक है। तो अब सीधा आप उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, ट्वाइस 0 से 16, और x की वैल्यू वहां से आपको मिल जाएगी कितनी अंडर रूट वाई, तो ये आ गया ट्वाइस अंडर रूट वाई का हो गया ये 2/3 वाई रेस टू पावर 3/2 फ्रॉम 0 टू 16। तो ये आ गया बेटा आपके पास 4/3, यह आएगा 16 रेस टू पावर 3/2 माइनस 0, ठीक है। अब 60 आपको बेटा अगर याद रखना है किसी की भी पावर 3/2 है तो इसका मतलब होता है x रूट x, ये याद रखो। एनीथिंग रेस टू पावर 3/2 इज
दैट थिंग इनटू रूट ऑफ दैट थिंग, यानी कि x रेज टू पावर 3/2 इज x रूट x। तो ये आ गया 4/3, तो ये कितना बना जी 16 अंडर रूट 16। तो यानी हो गया 4 इंटू 16 हो गया आपका 64/3 इंटू 4। तो यह कितना आ गया हमारे पास 4 4 जा तो 256/3 स्क्वायर यूनिट्स। तो हमने ऑप्शन में देखा तो यस, ऑप्शन में 256/3 स्क्वायर यूनिट्स अवेलेबल है। अगर क्वेश्चन में लिखा होता है कि इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ओनली, तो आप ये डबल नहीं करते, तो आपका एरिया आता है कितना हमारे पास 128/3। बट यहां पर कुछ नहीं बोला, तो डेट में जितना भी एरिया कवर हो रहा है वो सारा का सारा आपको बताना पड़ेगा। क्लियर बच्चे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बेटा इस वे में आप लोग और क्विकली क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बाय एक रफ स्केच बना के, ठीक है। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपको बेटा क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन आपको क्लियर होता जाएगा कि कैसे आप स्पीड बढ़ा सकते हो इन क्वेश्चंस को करने की। द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला, बेटा अगेन पैराबोला है वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x, तो यानी ये हमारे पास अलोंग x एक्सिस है। तो एक रफ स्केच बनाया हमने इसका, ठीक है। ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x आ गया, ठीक है। एग्जाम में आपको सारे एरो एरो बनाने की जरूरत नहीं, सिर्फ समझने के लिए कि हमसे कोई गलती ना हो जाए, ये आपने ग्राफ बनाना है, ठीक है। वो भी एक रफ स्केच बनाना है। इट्स लेटेस्ट रेक्टम, बात आती है जी लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है। तो लेटेस्ट रेक्टम पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं बेटा। हमने बात की थी यहाँ पर एक पॉइंट होता है विच इज a,0 है ना, और इसी a,0 को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, फोकस। अब अलाइन परपेंडिकुलर टू द पैराबोला, ठीक है, और द एक्सिस ऑफ पैराबोला पासिंग थ्रू द फोकस, उस लाइन सेगमेंट को क्या बोला जाता है, लेटेस्ट रेक्टम। क्या बोला जाता है बेटा उस लाइन सेगमेंट को, लेटेस्ट रेक्टम। ये परपेंडिकुलर होती है, आपको ये याद रखना है, ठीक है। अब हमारे को एरिया निकालना है किसका, भाई पैराबोला, इसका लेटेस्ट रेक्टम एंड द एक्स एक्सिस। तो मतलब कि पैराबोला से लेकर लेटेस्ट रेक्टम तक ये सारा एरिया निकालना है। तो यानी अगेन आपके पास जो एरिया आ रहा है वो आपके पास एक्स एक्सिस के साथ आ रहा है। तो ध्यान समझना, एरिया इक्वल टू, अगर आप देखोगे तो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का इतना है, और जितना फर्स्ट क्वाड्रेंट का है बेटा उतना ही हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेगा, बिकॉज सिमेट्रिकल होता है। तो हमने ट्वाइस करा। 60 कहां से हुआ जी, 0 से कहां तक गया जी, ए तक। कहां तक गया था, इस पॉइंट तक। ये पॉइंट क्या है जी, फोकस ए। तो ए निकालने के लिए आपको पता है कि पैराबोला की इक्वेशन होती है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो आपने कंपेयर करा तो मिल गया 4a इक्वल टू 8, तो a की वैल्यू आ गई मेरे पास 2, ठीक है। जो स्टैंडर्ड फॉर्म है आपने उससे कंपेयर करके a फाइंड आउट कर लिया। तो अब इंटीग्रेशन कहां से कहां तक है, 0 से लेकर 2 तक। अब क्योंकि आपने लिमिट जो ली है बेटा वो x एक्सिस के लिए, तो यहां पर आ जाएगा y dx, और y क्या बनेगा हमारे पास, अंडर रूट 8x dx, ठीक है। तो ये हुआ 2 अंडर रूट 8, क्योंकि अंडर रूट 8 कॉन्स्टेंट है, उसको हमने बाहर निकाल दिया। और रूट 8 का मतलब होता है 2√2, है ना। और रूट एक्स का इंटीग्रेशन हो गया 2/3 x रेज टू पावर 3/2 अंडर द लिमिट 0 से लेकर 2 तक। क्लियर, अब तो सारा काम आसान हो गया हमारा। ये हो गया 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, टू 8√2/3, ये हो गया 2 रेज टू पावर 3/2 माइनस 0। तो 8√2/3 और 2 रेज टू पावर 3/2 का मतलब आपको समझाया हुआ बेटा कि किसी की पावर 3/2 का मतलब होता है x√x, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 8 2 जा 16 और 16 2 जा 32। तो फाइनल आंसर आएगा आपके पास 32/3। तो यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल क्या बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा। सेम बेटा इसमें भी अगर आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोला होता तो हमें डबल करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बट अगर नहीं बोला तो आपको डबल करने की जरूरत है, ठीक है। बिकॉज ये भी तो हमारे पास क्या है, पैराबोला है, ये भी तो क्या है, लेटेस्ट रेक्टम है, और ये ही क्या है, एक्स एक्सिस है। तो ये वाला एरिया भी तो हो सकता है, ठीक है। तो अगर आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं दे रखा तो आपको ये डबल करना हमेशा याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू x+1। अब ये आ गया बेटा y इक्वल टू x+1। तो ये कैसे पता लगेगा कि अब x और y में से तो किसी एक का स्क्वायर नहीं है, मतलब किसी का भी स्क्वायर नहीं है। तो ये कौन सा कर्व होगा, जब x और y में से बेटा किसी का भी स्क्वायर ना हो तो दैट मीन्स वो एक लाइन रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। जब x और y में पावर 1 1 हो तो दैट मीन्स वो क्या रिप्रेजेंट करती है, एक लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है। और लीनियर इक्वेशन का मतलब एक लाइन रिप्रेजेंट करती है। और लाइन के लिए जब भी क्वेश्चन आए तो क्या करो बेटा, एक बार x को 0 पुट करके y निकाल लो, फिर एक बार y को 0 पुट करके x निकाल लो,
और एक लाइन ड्रॉ करने के लिए मिनिमम 2 पॉइंट चाहिए होते हैं, तो वो 2 पॉइंट से आप लाइन प्लॉट कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे अगर मैं एक्स जीरो रखता हूं तो y1 आता है, एंड मैं अगर y को जीरो रखता हूं तो x आएगा -1। तो यानी जो ये लाइन बनेगी y इक्वल टू एक्स प्लस वन, वो इन दोनों पॉइंट से पास करेगी। तो हमने एक रफ स्केच बनाया, ठीक है। ये ओरिजिन है, ये +1, ये +2, इधर ये +1, ये +2, इधर ये -1 -2, से -1 -2, ठीक है। अब पहला पॉइंट है हमारे पास x0 y1, x0 y1 यानी ये वाला पॉइंट हो गया 0,1। फिर है x-1 y0, तो ये वाला पॉइंट हो गया -1,0। इन दोनों को ज्वाइन करके एक लाइन बना दी बेटा हमने, ठीक है। और इस लाइन का नाम आ गया क्या, y इक्वल टू एक्स प्लस वन। फिर बोला है एंड द लाइन्स x इक्वल टू 2, तो एक लाइन बनानी है आपको x इक्वल टू 2, तो ये लाइन हो जाएगी x इक्वल टू 2, ठीक है। इसे कलर कुछ और रख लेते हैं, ये होगी x इक्वल टू 2, ठीक है। और दूसरी लाइन है x इक्वल टू 3, तो यानी इस तरह से होगी वो, इसका नाम दे दिया x इक्वल टू 3, ठीक है। अगर ये हमारे पास 3 पॉइंट है, तो अब आपको y इक्वल टू एक्स प्लस वन, आपको y इक्वल टू एक्स प्लस वन, x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 3 के बीच में एरिया जो आ रहा है वो फाइंड आउट करना है। तो यानी आपको स्ट्रिप फाइंड आउट करनी है, दैट्स इट, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है बेटा, ये एरिया निकालना है। कोई बात नहीं, एरिया अब क्योंकि सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ही है और जो बाहर तो है ही नहीं, तो यानी सिर्फ इंटीग्रेशन होगा। स्टार्ट कहां से हुआ जी, 2 से, खत्म कहां हुआ जी, 3 पर। जो शेडेड रीजन है मेरा, वो स्टार्ट कहां से हुआ, 2 से, खत्म कहां पर हुआ बेटा, 3 पर। तो 2 से 3। अब क्योंकि ये जो लिमिट है बेटा वो एक्स एक्सिस की है, तो आप क्या लिखोगे, वाई डी एक्स लिखोगे। और y की वैल्यू आपको इक्वेशन ऑफ कर्व से मिल जाएगी, x प्लस वन डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन आप लीनियर रूल के हिसाब से डायरेक्टली कर सकते हो, x प्लस वन का होल स्क्वायर बाई 2, या फिर आप अलग अलग भी कर सकते हो कि x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 और 1 का इंटीग्रेशन x। हमने लिमिट पुट करी, तो पहले अपर लिमिट पुट करी, 3 + 1 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 बाई 2 इज 8। फिर माइनस हमने लोअर लिमिट पुट करी, 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर 9, तो ये आ गया 9 बाई 2। तो 16 माइनस 9 बाई 2, तो यानी ये आ रहा है 7 बाई 2, ठीक है। तो 7 बाई 2, तो यानी ऑप्शन ए मेरे पास बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है। क्लियर। तो इस तरह से बेटा आपने कर्व को आइडेंटिफाई करना है, और एक बार एक रफ स्केच बना लोगे तो जल्दी से जल्दी आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर बेटा, चलिए। वरना अगर आप डायरेक्ट भी करना चाहते हैं, अगर डायरेक्ट सोच सकते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि भाई ये लाइन का इंटीग्रेशन करना है मुझे x इक्वल टू 2 से x इक्वल टू 3 तक, तो यानी मुझे x एक्सिस के ऊपर पॉइंट्स दे रखे हैं, तो सीधा 2 से 3 मैंने y dx कर दिया, ठीक है। तो आप ऐसे क्विकली भी कर सकते हैं, ठीक है। बट वो सिंपल क्वेश्चंस के लिए ठीक रहेगा, जहां पे क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी होगा वहां पर आपको थोड़ा सा रिस्क रहता है इसको करने का, ठीक है। तो बेटर है कि एक रफ स्केच बना लो फटाफट, उससे आपका काम जल्दी हो जाएगा। क्लियर बच्चा लोग। अब आते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एरिया बाउंडेड बाय द कर्व x इक्वल टू 2y प्लस 3। तो इसका मतलब अगेन बेटा आपके पास जो कर्व है इस बार वो एक लाइन है। तो लाइन है, तो सबसे पहले काम कि अगर ये x0 है, तो अगर आपको प्लॉट करना है, तो अगर प्लॉट नहीं करना है तो ध्यान समझो, एंड द लाइंस y इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू -1। तो जो शॉर्ट ट्रिक अभी मैं पीछे समझा रहा था कि इस बार आपको जो लिमिट्स दे रखी है वो y एक्सिस की दे रखी है, कहां से कहां, 1 से -1। तो यानी जो आपका एरिया बनेगा वो बनेगा हमारा क्या, 1 से सॉरी -1 से 1, और क्योंकि y की लिमिट है तो ये dy आएगा, और लाइन है हमारे पास, तो यहां पर क्या आएगा, dy है तो x dy। तो x की वैल्यू निकाल दी आपने 2y प्लस 3। बस अब कई बार दिक्कत क्या आती है, जैसे लाइन में तो दिक्कत नहीं आएगी, बट आपके पास उसमें दिक्कत आ सकती है, ठीक है, पैराबोला वगैरह में कि सिमेट्रिकल होगा या नहीं होगा। और लाइन में भी कई बार लाइन इस तरह से हो कि वो 2 क्वाड्रेंट्स को कवर कर रही हो, शेडेड रीजन उसमें आ रहा है, तो वहां पर आप फंस सकते हो। तो इसलिए क्या करना है बेटा, ध्यान समझो, रफ स्केच हमेशा बनाओ, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट क्विकली करने की आदत बनाओगे तो जल्दी काम हो जाएगा। तो रफ स्केच हमेशा बना के आओ, ताकि भाई एक्यूरेसी मेंटेन रहे। एक्स को 0 पुट करेंगे तो हमारे पास देखो, एक्स को 0 पुट करेंगे तो y कितना आ जाएगा, -3/2, यानी कि -1.5। और अगर मैं y को 0 पुट करूंगा तो x आ जाएगा 3, ठीक है। तो x को 0 पुट करा, y कितना है, -3/2। तो ध्यान से समझो, ये -1 होगा,
ये -2 होगा। ये पॉइंट होगा बेटा हमारे पास -3/2, फिर ये 3,0, तो x में ये 1 2 और ये 3। तो जो लाइन जाएगी बेटा वो हमारी इन दोनों पॉइंट से जाएगी ऐसी। ऐसी सी लाइन जाएगी हमारे पास, ठीक है। ये लाइन कौन सी होगी हमारे पास, x = 2y+3। अब हमारे को जो शेडेड रीजन निकालना है वो कहां से कहां निकालना है बेटा, y पर 1 से -1। तो y का -1 तो ये रहा, +1 लगा लो ये रहा, -1 ये रहा। तो ये वाला पोर्शन कैलकुलेट करना है पूरा हमारे को, ठीक है। ये पोर्शन हमारे को कैलकुलेट करना है पूरा। अब जो y है यहाँ पर ध्यान समझना, वो फोर्थ क्वाड्रेंट में भी है, फर्स्ट में भी है, फोर्थ में भी है। अब क्योंकि ये फोर्थ में है तो इसलिए बेटा फर्क नहीं पड़ा। एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, उसको याद रखना, ठीक है, जो आपसे पूरी गलती करवा देगा क्वेश्चन में। अगर आप इंटीग्रेशन कर रहे हो y dx की फॉर्म में, अगर आप इंटीग्रेशन कर रहे हो y dx की फॉर्म में, और आपके पास जो शेडेड पोर्शन है, जो शेडेड पोर्शन है आपके पास सेकंड सेकंड नहीं, आपके पास शेडेड पोर्शन जो है वो थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में है, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो अगर सिमेट्रिकल नहीं है तो आप उस पोर्शन का एरिया इंटीग्रेशन ऑफ -y dx करके करोगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि बेटा थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास y नेगेटिव होता है। तो अगर आप एरिया निकालोगे तो वो उसका उल्टा आएगा, ठीक है, साइन उसका उल्टा आ जाएगा। तो उसको ठीक करने के लिए आपने माइनस साइन लगाना है, ठीक है। और सिमिलरली अगर आप इंटीग्रेशन x dy कर रहे हो और आपका जो शेडेड पोर्शन है वो सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, बिकॉज सेकंड और थर्ड में x नेगेटिव होता है, तो आप उसको इंटीग्रेशन ऑफ -x dy करोगे। अगर सिमेट्रिकल बन जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है कि आपने सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकाला और डबल कर दिया। बट अगर सिमेट्रिकल नहीं बन रहा है और अगर आप x dy करके इंटीग्रेशन निकाल रहे हो और जो शेडेड रीजन है वो सेकंड और थर्ड में है, तो आपको x की जगह पर -x dy लिखना पड़ेगा उस क्वाड्रेंट के लिए। अब जैसे इस यहां पर देखो बेटा इस क्वेश्चन में कि भाई -1 से लेकर पहले ये 0 है, यहां तक का जो एरिया है मेरा, ठीक है, यहां तक का जो एरिया इस लाइन का, ये वाला पोर्शन जो है, ये मेरे पास कौन से क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। और हमको कर क्या रहे हैं, एक्स dy, तो कोई फर्क नहीं पड़ा, बिकॉज अगर एक्स dy करेंगे तो सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं होना चाहिए, ठीक है। ठीक है बेटा, तो ये बात याद रखना, ठीक है। यहां पर ये एप्लीकेबल नहीं होती है, तो अभी हम यहाँ पे नहीं कर रहे हैं इसको, क्योंकि ये हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट है और हम लोग एक्स dy लिख रहे हैं। यही अगर हमने वाई एक्सिस की जगह पर एक्स एक्सिस की लिमिट ली होती तो हम लोग वाई dx लिख रहे होते, और फोर्थ क्वाड्रेंट आता तो हम लोग -y dx लिख के चलते, ठीक है। तो ये बात का थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना है। तो ये आ गया बेटा हमारे पास 2y+3 का, आप डायरेक्टली लीनियर रूल लगा के भी कर सकते हैं इंटीग्रेशन, 2y+3 का होल स्क्वायर अपॉन 2, और क्योंकि y का कोफिशिएंट 2 है तो 2, वरना आप सीधा अलग अलग करके भी कर सकते हैं, चॉइस इज योर। और ये है हमारे पास बेटा -1 से 1 के बीच में, तो ये 1/4 तो पहले कॉन्स्टेंट आ जाएगा बाहर। पहले आप एक्स वाई की जगह पे 1 पुट करेंगे तो 2 + 3 5, 5 का स्क्वायर 25, फिर माइनस आप -1 पुट करेंगे तो 3 - 2 1 का स्क्वायर 1। तो ये आ गया बेटा हमारे पास 24/4 यानी कि 6 स्क्वायर यूनिट्स, विच इज ऑप्शन सी। तो बेटा ये बात जरूर याद रखना कि आपसे गलती ना हो जाए कि कभी भी शेडेड रीजन आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट से बाहर जा रहा है तो सबसे पहले तो ये देखो कि वो सिमेट्रिकल है या नहीं। अगर सिमेट्रिकल है फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर सिमेट्रिकल नहीं है तो आपने देखना है कि जो आप इंटीग्रेशन करने के लिए लिमिट्स यूज कर रहे हो वो एक्स एक्सिस की कर रहे हो या वाई एक्सिस की कर रहे हो। अगर एक्स एक्सिस की लिमिट यूज कर रहे हो तो यानी कि आप इंटीग्रेशन में वाई dx लिख के चलोगे। अगर इंटीग्रेशन में y dx लिखा है तो आपको ध्यान रखना है कि अगर शेडेड रीजन जो है वो थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो आप y की जगह पर -y dx लिखोगे, सिर्फ उतने पार्ट के लिए, ठीक है, जब तक वो थर्ड और फोर्थ में आपके पास एरिया आ रहा है, ठीक है। सिमिलरली अगर आपने जो लिमिट ली है वो y एक्सिस के लिए है तो आप इंटीग्रेशन x dy लिख के चलोगे, और अगर आपका शेडेड रीजन सेकेंड या थर्ड क्वाड्रेंट में है तो आप लोग बेटा वहां पर क्या करोगे, -x dy लिख के चलोगे, ठीक है। तो ये बात बेटा आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर
कह द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू log x। तो यानी अब आपके पास जो कर्व आ रहा है वो लॉग में कर्व आ रहा है, ठीक है, यानी y इक्वल टू log x। तो इसके लिए आपको बड़ा लॉग कर्व का ग्राफ अच्छे से आना चाहिए। अगर ग्राफ नहीं है आता तो आपको एक शॉर्टकट सिखाऊंगा, ठीक है, बट अगर आपको ग्राफ समझना है तो ध्यान समझो बेटा, ध्यान से, कि जो लॉग का ग्राफ होता है वो हमारे पास कुछ इस तरह से होता है, ठीक है, और ये हमारे पास यहाँ पर 1 होता है, बिकॉज log 1 आपको पता है 0 होता है। log 1 क्या होता है? 0। तो अगर x की वैल्यू हमारे पास 0 से 1 है तो वो हमारे पास यहाँ तक रहता है, वैल्यू नेगेटिव रहती है, फिर हमारे पास क्या होता है, वो पॉजिटिव होना शुरू हो जाता है। तो मतलब log 1 ऑनवर्ड क्या होता है? हमेशा पॉजिटिव होता है। 0 से 1 के लिए क्या रहता है? वो नेगेटिव, बट 1 ऑनवर्ड क्या रहता है? हमेशा वो पॉजिटिव रहता है हमारे पास, ठीक है, जो आंसर आता है उसका। अब हमारे पास है x इक्वल टू ई, और ई आपको पता है कांस्टेंट होता है जो 2 पॉइंट समथिंग, जैसे हमारे पास पाई होता है ना 3.14, वैसे ही ई 2 पॉइंट समथिंग एक कांस्टेंट होता है। तो दैट मीन्स वो हमारे पास x इक्वल टू 2 के बाद होगी लाइन, तो यानी ये लाइन होगी x इक्वल टू ई हमारे पास। अब 1 से हमारे पास पता है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही हमारे पास कवर अप करना है इसके साथ एरिया, तो वो ये वाला एरिया बनेगा हमारे पास, ठीक है, 1 से ई तक। तो आपके पास क्योंकि लिमिट बेटा किसकी है? एक्स एक्सिस की, 1 से ई, तो आप वाई डी एक्स लिखेंगे, और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है एरिया, तो ये हो गया log x। अब log x की इंटीग्रेशन की बात आती है तो बेटा log x की इंटीग्रेशन आपके पास सिर्फ और सिर्फ बाय पार्ट से होती है, और वो भी कैसे होती है? आप इसको इस तरह से लिखते हो, 1 से e log x इंटू 1 dx, ठीक है, और फिर log x आपका 1 फर्स्ट फंक्शन बन जाता है और 1 आपका सेकेंड फंक्शन बन जाता है। तो बाय पार्ट सकता है, तो पहले फर्स्ट एज इट इज इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, फिर माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड का कंप्लीट इंटीग्रेशन, और ये हमारा 1 से ई के बीच में, ठीक है, क्योंकि हमारे पास अभी बाय पार्ट चल रहा है, तो बेटा उसमें इस तरह से लिमिट अप्लाई होती है। तो अब डायरेक्टली देखो क्या बनेगा, ये हमारे पास 1 का इंटीग्रेशन हो गया x, तो ये बन गया x log x, x का डेरिवेटिव हो गया 1, 1 का इंटीग्रेशन हो गया x, तो 1 इंटू एक्स क्या रह गया? सिर्फ x, और फिर उसका इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 टू e, तो ये बना x log x, और अगेन x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 फ्रॉम 1 टू e, ठीक है, ये बात बेटा आपको याद रखनी थी, ठीक है। चलिए अब हमारे पास वैल्यूज पुट करने का टाइम आ गया, तो पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, तो e log e माइनस ई स्क्वायर बाय 2, ये अपर लिमिट होगी। माइनस जब हम लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 1 log 1 माइनस में 1 का स्क्वायर 1 बाय 2, ठीक है। तो log e बेटा हमारे पास होता है 1, तो ये कितना बन गया हमारे पास? e माइनस, सॉरी मैंने log x का डेरिवेटिव 1 क्यों लिख दिया था? सॉरी सॉरी बेटा, यहां पर गड़बड़ होगी, मैंने एक मिनट रुक जाओ, हाँ मैं जल्दबाजी में log x का डेरिवेटिव 1 कर दिया, वही कहूँ मैं, कुछ गड़बड़ लग रही है। तो ये आया बेटा हमारे पास x log x माइनस log x का डेरिवेटिव, सॉरी 1 बाय एक्स, ठीक है ना, और 1 का इंटीग्रेशन x, ठीक है, तो ये आ गया 1 से e, तो ये बना हमारे पास x log x, कैंसल्ड होके बचा 1, 1 का इंटीग्रेशन x, हाँ अब सही आ रहा है। तो जब लिमिट पुट करेंगे तो ये आ जाएगा e log e, फिर माइनस e बाई 2, ठीक है, पहले जब अपर लिमिट पुट करी, फिर माइनस 1 log 1 माइनस 1, अच्छा ये बाई 2 भी नहीं आएगा ना, तो माइनस e आएगा, और ये 1 log 1 माइनस में 1, तो इसको ओपन करेंगे तो बड़ा log e 1 होता है, तो ये आ गया e माइनस e, माइनस log 1 होता है 0, तो हमारा आंसर आएगा, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो प्लस 1 आंसर आ जाएगा, ठीक है। ध्यान से समझना बेटा इसको, मैं एक बार दोबारा कर देता हूँ ये वाला पार्ट, कि इसके बाद देखो पहले log x एज इट इज, 1 का इंटीग्रेशन x, फिर माइनस log x का डेरिवेटिव 1 बाय एक्स, इंटीग्रेशन 1 का, सॉरी 1 का इंटीग्रेशन x, और फिर कंप्लीट इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 टू e, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास x log x, ये x x कैंसिल आउट, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो गया? x फ्रॉम 1 से ही। अब आपने बेटा लिमिट पुट करी, पहले अपर लिमिट पुट करी, तो e log e माइनस e, फिर अपर लोअर लिमिट पुट करी तो 1 log 1 माइनस 1,
लॉग ई 1 होता है तो ये बचा ई माइनस ई, लॉग 1 0 होता है तो ये बचा -1, ये कैंसिल आउट, तो आंसर आ गया 1, यानी ऑप्शन बी इज माय करेक्ट आंसर। ठीक है, तो बेटा या तो ग्राफ पता होता आपको, अगर ग्राफ नहीं भी पता है तो आपको ये याद होना चाहिए कि लॉग हमेशा जो पॉजिटिव आंसर आता है वो 1 के लिए आता है, तो जहां से उसका कर्व मुड़ना शुरू होता है। तो आप एक्स एक्सिस की जो लिमिट लेंगे वो 1 से स्टार्ट करेंगे लॉग वाले क्वेश्चंस में। ठीक है, अगर और कुछ नहीं दे रखी है तो 1 से कहां तक गया बेटा, वो ई तक गया, तो उसने आपने फिर इंटीग्रेट कर दिया। क्लियर, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द इफ द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व वाई स्क्वायर इक्वल टू 16x, तो अगेन ये बेटा हमारे पास वापस पैराबोला आ गया, एंड द लाइन y इक्वल टू mx। तो इस बार आपको एरिया दे रखा है कि 2/3 है, आपको m की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो पहले फटाफट रफ स्केच पर आते हैं, क्योंकि दो अलग अलग चीजें, एक लाइन भी आ गई इसमें, ठीक है, और आपके पास पैराबोला भी आ गया। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x की फॉर्म का है, तो इस तरह से होगा वाई स्क्वायर इक्वल टू 16x। अब लाइन की बारी आ गई y इक्वल टू mx। तो अगर आपके पास लाइन y इक्वल टू mx या फिर x इक्वल टू my की फॉर्म की है, तो बेटा लाइन हमेशा ओरिजिन से इस तरह से पास होती जाएगी। ठीक है, क्योंकि हमने रफ स्केच बनाना है तो हम डायरेक्टली इस तरह से बना सकते हैं, तो हमने लाइन बना दी, ओरिजिन से पास होते ही इस तरह से जाएगी। ठीक है, तो ये होगी हमारे पास लाइन y इक्वल टू mx। अब इसने पैराबोला के साथ जो पोर्शन कट करा वो ये वाला पोर्शन कट करा, तो ये हमारे को एरिया निकालना है। तो एरिया जो हमारे को दे रखा है कितना, 2/3, बट ये एरिया मिलेगा कैसे, तो हमने देखा भाई जो शेडेड पोर्शन है वो यहां से 0 से स्टार्ट होके इस पॉइंट तक जा रहा है, बट इस पॉइंट पर x क्या है ये हमें नहीं पता, बट हमें ये पता लग गया कि ये जो पॉइंट है ये क्या है, इंटरसेक्शन पॉइंट है किसका, इंटरसेक्शन पॉइंट है ये लाइन का एंड पैराबोला का। तो यानी मुझे पहले इनका इंटरसेक्शन पॉइंट ढूंढना पड़ेगा, और बेटा इंटरसेक्शन पॉइंट का मतलब होता है कि दोनों की इक्वेशन को सॉल्व कर दो। तो उसके लिए हमने वाई स्क्वायर इक्वल टू, मैं यहां पे कर देता हूं, इंटरसेक्शन पॉइंट के लिए हमने क्या करा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 16x और y इक्वल टू mx को सॉल्व कर दिया। तो ये वैल्यू मैंने यहां सब्स्टिट्यूट करी, तो m स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 16x इक्वल टू 0 आ गया, और इसको इधर भेज दिया। कॉमन देखा मैंने तो बेटा x कॉमन आ गया, तो बचा क्या, m स्क्वायर एक्स माइनस 16 इक्वल टू 0, ये बचा। तो या तो क्या आया, x इक्वल टू 0, या तो आया m स्क्वायर एक्स माइनस 16 इक्वल टू 0। तो वहां से x कितना आ गया, 16/m स्क्वायर, कितना आ गया, 16/m स्क्वायर। तो यानी ये जो पॉइंट है वो है हमारे पास 16/m स्क्वायर। तो यानी जो एरिया चलेगा वो स्टार्ट होगा 0 से और खत्म कहां होगा, 16/m स्क्वायर पर। ठीक है, जो स्टार्ट होगा 0 से और खत्म कहां होगा, 16/m स्क्वायर पर। बट अब शेडेड रीजन में देखो बेटा आपके पास क्या है कि दो कर्व्स के बीच का एरिया आ रहा है, दो कर्व्स के बीच का एरिया आ रहा है। अब इस चीज को बड़े ध्यान से समझना बेटा, अगर मैं 0 से लेकर 16/m स्क्वायर तक, मतलब यहां से लेकर यहां तक, अगर मैं पूरे पैराबोला को इंटीग्रेट करूंगा तो मेरे पास ये वाला पोर्शन आएगा पूरा यहां तक। ठीक है, 0 से लेकर 16 तक अगर मैं पूरे पैराबोला को इंटीग्रेट करूंगा तो मेरे पास ये पूरा पोर्शन आ जाएगा। एंड अगर मैं 0 से लेकर 16/m स्क्वायर तक इस लाइन को इंटीग्रेट करूंगा तो मेरे पास ये वाला पोर्शन आ जाएगा। बट हमारे को पोर्शन चाहिए कौन सा, हमारा रिक्वायर्ड पोर्शन कौन सा है, हमारा रिक्वायर्ड पोर्शन है ये पिंक वाला। ये हमारे पास क्या है, रिक्वायर्ड एरिया। तो ये मुझे रिक्वायर्ड एरिया कैसे मिला कि अगर पूरे पैराबोला वाला में से मैंने ये लाइन वाला हटा दिया, पूरे पैराबोला वाले में से मैंने ये लाइन वाला हटा दिया पोर्शन, ठीक है, तो जो मेरे को एरिया मिलेगा वो क्या मिलेगा, पिंक वाला रिक्वायर्ड एरिया मिल जाएगा। तो इसी के हिसाब से हमने कैलकुलेशन करी, कैसे कि हमने 0 से 16/m स्क्वायर तक पहले पूरा किसका इंटीग्रेशन करा, y पैराबोला का, फिर उसमें से माइनस कर दिया किसका, इंटीग्रेशन लाइन का। ठीक है, तो इंटीग्रेशन में हमेशा हम y dx लिखते हैं, है ना। तो इस बार दो जगह y है, पैराबोला में भी है और लाइन में भी है। तो ऊपर की तरफ किसका है, पहले किसका एरिया लिया था आपने, पैराबोला का, उसमें से फिर माइनस करा हमने लाइन का, तो इसलिए y पैराबोला माइनस y लाइन dx लिखा।
और ये हमारे को दे रखा है कितना 2/3। तो चलो इसको कैलकुलेट करते हैं। तो 0 से 16/m²। पैराबोला है हमारे पास y² इक्वल टू 16x, तो y की वैल्यू आ जाएगी 4√x, और लाइन से y की वैल्यू आ जाएगी mx 2/3। तो कैलकुलेशन ध्यान से करनी है बेटा। तो पहले 4 एज इट इज, √x का इंटीग्रेशन 2/3 x की पावर 3/2। कहां से कहां तक? चलिए इसको अभी ऐसे ही रखो। हाँ ठीक है। फिर माइनस m एज इट इज, x का इंटीग्रेशन x²/2, और ये लिमिट कहां से कहां तक है? 0 से 16/m² तक, और ये इक्वल है 2/3 का। ठीक है। तो अब कैलकुलेशन के लिए बेटा बड़ा ध्यान से समझना, हम नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। क्या था हमारे पास? ये हो जाएगा 4 2 8/3 x² 3/2 माइनस mx²/2 फ्रॉम 0 to 16/m², और ये इक्वल है 2/3 के। ठीक है। अब इसी को आगे कैलकुलेट करते हैं बेटा। देखो पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, तो ये आ जाएगा 16/m² की पावर 3/2। ठीक है। माइनस m इंटू 16/m² का, ये m/2 छोड़ दो इधर, 16m² का होल स्क्वायर। ये बेटा हमने अपर लिमिट पुट कर दी, मतलब x की जगह पर हमने 16/m² पुट कर दिया। फिर माइनस जब लोअर लिमिट पुट करेंगे तो बेटा 0 है, तो हर जगह पर 0 आ जाएगा, बिकॉज x 0 है, तो वो पूरा 0 हो गया हमारे पास, है ना। तो ये बचा अब हमारे पास 8/3। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 4/m का होल स्क्वायर, और ये इंटू 3/2 है, कैंसिल आउट। ये माइनस m/2 था, 16 का स्क्वायर हो गया 256, m² का स्क्वायर हो गया m⁴, और ये इक्वल आ गया 2/3 के। ठीक है। तो अब कैलकुलेशन देखो बेटा कैसे होगी। ये 8/3, 4 का क्यूब हो गया 64, ठीक है ना। 4 4 16, 16 4 64, ये हो गया m³। m से m कैंसल आउट हो जाएगा, 2 1 से ये 128, तो -128/m³ इक्वल टू 2/3। ठीक है। इसका एलसीएम लिया, तो एलसीएम आ गया 3m³, ये हो जाएगा 64 8 512, और 128 3 कितना हो जाएगा? 8 3 24, 2 कैरी, 3 2 6 और 2 8 3, ये आ गया 2/3। इस 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यानी कि माइनस कर देंगे तो 12 में से 4 गए 8, 10 में से 8 गए 2, तो 128/2 इक्वल आ गया m³ के। तो m³ आ गया 64, तो मतलब m आ गया इक्वल टू 4। तो यानी अगर हम ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन डी हमारे पास बिल्कुल क्या बन जाएगा? हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है बेटा। तो इसमें ऑब्वियसली कैलकुलेशन थोड़ी सी लंबी थी, क्यों? क्योंकि 2 कर्व्स इन्वॉल्व हो गए थे। तो यहां से आप हिंट लगा सकते हैं कि अगर बेटा 2 कर्व्स वाला क्वेश्चन आता है, ठीक है, अभी तो हमने सिंपल ही लिया है, एक पैराबोला और लाइन ही लिया है, ठीक है, तो आपके पास वो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी जाता है। ठीक है। बट जो अप्रोच है वो आपने समझनी है कि अप्रोच क्या रखनी है, कि अगर आपके पास 2 पोर्शन के बीच में जो एरिया है तो वो हमेशा माइनस करके मिलता है। अब आपने देखना है कि बड़ा कर्व कौन सा है, बड़ा एरिया कौन सा है, और छोटा एरिया कौन सा है, तो आप बड़े एरिया में से छोटा एरिया माइनस कर देंगे। क्लियर बच्चा लोग? चलिए बात है बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। Get the area in square units of the region bounded by the curve y² इक्वल टू x। तो ये भी सिंपल है बेटा, एक पैराबोला है और लाइन है x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 4 एंड x एक्सिस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो यानी कि कुछ टेंशन ही नहीं है, तो सीधा एरिया क्या निकालना है आपको, क्योंकि डबल नहीं करना, तो जी 1 से 4, और क्योंकि y एक्सिस की लिमिट है तो y dx, सॉरी x एक्सिस की लिमिट है तो y dx, और y की वैल्यू कितनी आ गई? √x। अब सीधा इसको खत्म कर दो, 2/3 x⁻³ 3/2 फ्रॉम 1 to 4। तो ये आ गया 2/3, ये आ गया बेटा 4√4। ठीक है, डायरेक्टली कर रहे हैं हम लोग, -1√1 1 ही आएगा, तो 2/3, ये हो गया 2 2 4 2 8 -1, तो ये आ जाएगा 2/3 इंटू 7, तो यानी 14/3। तो यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्लियर बेटा?
तो यहां तक जो पोर्शन था बेटा ये आपका कॉमन पोर्शन है जो सेक्शन ए के लिए आ सकता है। ठीक है, तो जनरली यहां पर आप देख रहे हो कि इजी क्वेश्चन आएंगे सिवाय एक लास्ट क्वेश्चन को छोड़ के। ठीक है, जो हमारे पास इससे पहले वाला क्वेश्चन था वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, बट उसके अलावा बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन ही आ रहे हैं। अब आते हैं हम लोग बेटा सिर्फ उन क्वेश्चन पर जो सिर्फ और सिर्फ कोर मैथ्स के लिए एप्लीकेबल है। तो अप्लाइड मैथ्स वाले स्टूडेंट्स के लिए ये जो चैप्टर है वो इतना ही है। ठीक है, अब यहाँ पर अभी एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन जो एरिया अंडर द कर्व है वो आप स्किप कर सकते हैं अभी। ठीक है, अब आप आ जाइए सीधा कोर मैथ्स के लिए, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 9 से 15 तक के लिए। क्लियर एवरीवन? इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अब आते हैं बेटा हम लोग कोर मैथ्स के लिए जो स्पेशल क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उन पर। ये मोस्टली क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी के ही हैं, तो एक बार रिवाइज भी हो जाएंगे, और एनसीईआरटी तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ही। अब आ रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द एलिप्स। तो बेटा ये हमारे पास जो नेक्स्ट कर्व आता है वो आता है एलिप्स। अब कई बच्चे होंगे, ठीक है, वैसे कोर मैथ्स वाले बच्चे तो ऑलरेडी इसको अच्छे से पढ़ते ही हैं, बट फिर भी कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जो डिफरेंस नहीं कर पाते कि अगर एलिप्स नहीं लिखा हो कि ये एलिप्स ही है। तो बड़ा ध्यान से समझना बेटा कि अगर एक्स एंड वाई की पावर 1 1 है तो वो हमने बात कर ली कि वो क्या होगी, लाइन। अगर x एंड y स्क्वायर है या फिर y एंड x स्क्वायर है तो ये हमारे पास क्या होगा, पैराबोला होगा। ठीक है, ये होगा हमारे पास, सॉरी, ये होगा हमारे पास पैराबोला। ठीक है, अब अगर एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर है, मतलब एक्स और वाई दोनों का स्क्वायर है, तो हमारे पास टोटल 3 पॉसिबिलिटी हो सकती है। पहली पॉसिबिलिटी की वो हो सर्कल, दूसरी पॉसिबिलिटी की वो है हमारे पास एलिप्स, और तीसरी पॉसिबिलिटी होती है कि वो है हमारे पास हाइपरबोला। ठीक है, हाइपरबोला। अब बेटा हाइपरबोला का एरिया हमारे सिलेबस के परव्यू से बाहर है, तो वो तो हो नहीं सकता, तो वो कभी आएगा नहीं। तो बचा सर्कल और एलिप्स। तो अब दोनों में ही क्या होगा, आपके पास एक्स का स्क्वायर होगा फिर प्लस वाई का स्क्वायर होगा। ठीक है, एलिप्स की जनरल इक्वेशन चलो हमें पता है कि एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर है प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर है। सर्कल में भी ऐसा हो सकता है कि एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर आ जाए, बट वहां पर ये ध्यान रखना हमेशा कि ए और बी जो होंगे वो हमेशा इक्वल होंगे। तो हम पहचान कैसे करते हैं कि अगर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर इज आइदर या तो 1 हो और सेम हो। अगर 1 नहीं है तो सेम हो। अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर दोनों का बेटा क्या है हमारे पास, या तो 1 या तो दोनों सेम है कोफिशिएंट, तो वो हमेशा सर्कल होगा, प्रोवाइडेड ये बीच में प्लस का साइन है। एल्स क्या होगा, वरना वो एलिप्स होगा, वरना वो क्या होगा, एलिप्स। ठीक है, तो अब जैसे एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के यहाँ पे कोफिशिएंट में डिनोमिनेटर में 16 और 9 अलग अलग है, तो ये हमारे पास क्या है, एलिप्स है। बट अगर ये भी वाई स्क्वायर बाय 16 होता तो ये हमारे पास फिर एलिप्स नहीं, फिर इसको आप सर्कल बोलते। ठीक है, अब एलिप्स के लिए बात करें तो बेटा एलिप्स भी हमारे पास 2 तरीके के होते हैं, एक होता है अलोंग एक्स एक्सिस और एक होता है अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है, जो एक्स एक्सिस वाला होता है उसकी इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। जो वाई एक्सिस वाला होता है उसकी इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इक्वल टू 1। याद रखना है एलिप्स में ए हमेशा बड़ा होता है बी से, ए हमेशा क्या होता है बेटा, बड़ा होता है बी से। तो अगर एक्स स्क्वायर का डिनोमिनेटर बड़ा है तो एक्स एक्सिस के अलोंग है, अगर वाई स्क्वायर का डिनोमिनेटर बड़ा है तो वो वाई एक्सिस के अलोंग है। ठीक है, तो अगर एक्स एक्सिस के अलोंग है तो वो कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, ये जो एंड पॉइंट होंगे, ये पॉइंट होगा, ये होगा a कॉमा 0 जिसको हम लोग वर्टिसेस बोलते हैं, ये सेकेंड वर्टेक्स माइनस a कॉमा 0। ठीक है, फिर हमारे पास बीच में ये एक पॉइंट होता है ये जिसको हम बोलते हैं c कॉमा 0, और ये हो जाएगा माइनस c कॉमा 0। ये होते हैं हमारे पास 2 फोकस। ठीक है, और तीसरा होता है हमारे पास ये वाला पॉइंट हो जाता है 0 कॉमा b, और ये हो जाता है 0 कॉमा माइनस बी। क्योंकि इक्वेशन से हमारे को ए और बी मिलते हैं तो जनरली सी वाला क्वेश्चन आता नहीं है, बट अगर आ जाए तो याद रखना कि जो सी स्क्वायर होता है वो हमेशा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, और जो सेंट्रिसिटी होती है ई वो इक्वल होती है सी बाय ए के। तो ये फॉर्मूले हैं इसके, आते नहीं है, यूज कम होते हैं बहुत, बट आपको पता होने चाहिए। इसी तरह से बेटा अगर एलिप्स हमारा वाई एक्सिस के अलोंग है तो उसका कुछ जो उसका रफ स्केच होगा वो इस तरह से बनेगा। ठीक है,
अब यहां पर भी बेटा जो एंड पॉइंट्स हैं उसको वर्टेक्स बोलते हैं, और ये हो जाते हैं 0, a, ये हो गया 0, -a। फिर जो हमारे पास यहाँ पर सेंट्रल पॉइंट है वो होता है फोकस 0, और 0, -c। और उसके बाद जो दूसरी एक्सेस के हमारे पास एंड पॉइंट्स हैं ये हो जाएगा b, 0 और 0, b। तो ये है बेटा हमारे पास। अब एक सबसे बढ़िया शॉर्ट ट्रिक, ये तो आपका बड़ा कॉन्सेप्ट हो गया, अब आपके पास आ जाती है शॉर्ट ट्रिक, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक है कि एरिया ऑफ एलिप्स हमेशा क्या होता है, पूरे एलिप्स का एरिया, इट इज पाई ए बी। ये फॉर्मूला याद रखना बेटा, आपको इंटीग्रेशन करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो एलिप्स के लिए बेटा ये शॉर्ट ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आएगी आपके, इसको याद रखना कि पूरे एलिप्स का जितना एरिया होता है वो क्या होता है, पाई ए बी। ठीक है, तो अगर सपोज करो जैसे ये क्वेश्चन है, फाइंड एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द एलिप्स, तो यानी आपको पूरे एलिप्स का एरिया निकालना है। अब ये जैसे पता है हमारे को कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर का डिनोमिनेटर यानी 16 बड़ा है, तो पहले आप इस तरह से बनाओगे, फिर आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में करके वाई डी एक्स लिखोगे, तो कितना लंबा जाएगा ये, शॉर्टकट यूज करना है पाई ए बी, यहाँ थोड़ा आपको इंटीग्रेशन करके दिखाना है। तो आपको बस ये देखना है कि भाई ये 16 है तो ए कितना आ जाएगा 4, बिकॉज ये ए स्क्वायर होता है, ये बी स्क्वायर 9 है तो बी कितना आ जाता है 3। ये और बी हमेशा याद रखना पॉजिटिव होता है, ए बी सी हमेशा पॉजिटिव होते हैं। तो ए और बी 3 आ गया, तो यानी एरिया कितना आ गया अपने पास, एरिया आ गया पाई इंटू 4 इंटू 3, यानी कि 12 पाई तो हमारे पास स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, तो यहां पर मैं ख्याल में ये ए बी की जगह पर पाई होना चाहिए बेटा हर जगह ना, इसमें करेक्शन है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ए। ठीक है, तो 12 पाई स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है, ए बी नहीं है, ये पाई है, तो 12 पाई स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है बच्चे लोग, तो ये आपको याद रखना है, ये शॉर्टकट जरूर याद रखना। ठीक है, कि कभी आपके पास एलिप्स का क्वेश्चन आ गया तो वहां पर आप जैसे सीबीएसई में करते थे पूरा इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स करके फिर फॉर्मूला लगा रहे हो अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला, इतना बड़ा फॉर्मूला लगाओगे, लिमिट्स पुट करोगे, बहुत टाइम लग जाएगा आपका। सीधा ये ट्रिक यूज करनी है, पाई ए बी। क्लियर, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इसका। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन में बोला है कि एरिया लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, तो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है आपको, बाउंडेड बाय द सर्कल, बोला हुआ है सर्कल, नहीं भी होता तो पता होता कि भाई एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर और दोनों में कोफिशिएंट 1 है, तो मतलब ये सर्कल ही है। ठीक है, और सर्कल के लिए बेटा आपको याद रखना है कि जो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर की है, तो जो इसका सेंटर होगा उसके कोऑर्डिनेट होंगे 0, 0, और जो रेडियस होगा वो इक्वल टू आर होगा। वरना दूसरी जो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो अब जो सेंटर होता है वो होता है एच कोमा के, और रेडियस तो यही रहता है क्या, आर। ठीक है, तो अगर मैं इस सर्कल की बात करूं तो इसका सेंटर कितना आ जाएगा जी, 0, 0, एंड रेडियस कितना आ जाएगा 2। ठीक है, तो पहले मैंने क्या करा, एक रफ स्केच बना लिया इस सर्कल का। इसका सेंटर हमारे पास क्या है, ओरिजिन है। ठीक है, और रेडियस है 2, तो इस तरह से हमारे पास एक सर्कल बन जाएगा। ठीक है, ये सर्कल बन गया हमारे पास। अब हमसे पूछा है कि या फिर तो सर्कल बनाने का अच्छा ऑप्शन है हमारे पास, तो वो यूज करते हैं। ये हमारे पास बेटा सर्कल आ गया। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 वाला। अब हमारे को क्या बोला है कि आपको एरिया कौन सा निकालना है, जो सर्कल बना रहा है, लाइन एक्स इक्वल टू 0। तो एक्स इक्वल टू 0 का मतलब क्या हो गया अपनी वाई एक्सेस, लाइन एक्स इक्वल टू 0 का मतलब क्या हो गया वाई एक्सेस, तो यानी ये लाइन, और एक्स इक्वल टू 2, तो एक्स इक्वल टू 2 का मतलब क्या हो गया हमारे पास, ये वाली। तो मतलब सिंपली 0 से 2 तक आपको ये आपको एरिया बताना है कितना आ रहा है। अब ये आपको पता है कि एरिया क्या है, सिमेट्रिकल होता है, तो आपको एरिया ऑफ क्या बताना है, क्वाड्रेंट, यानी 1/4 बताना है। तो इसमें भी एरिया बेटा इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं है, एरिया कितना है 1/4 एरिया ऑफ सब सर्कल, और सर्कल का एरिया क्या होता है ये सबको पता है, पाई आर स्क्वायर। रेडियस कितना है 2, तो ये हो गया 2 का स्क्वायर,
कैंसिल आउट, तो आंसर कितना आ गया सीधा पाई। कुछ काम करने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर बेटा? तो इस तरह से देखो आपने दिमाग लगाया कि भाई इंटीग्रेशन का यूज करे बिना सॉल्व कर दिया। तो क्वेश्चन में आपको अलर्ट रहना है कि आपको इंटीग्रेशन करने की वाकई जरूरत पड़ेगी, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्मॉलर एरिया इंक्लोज बाय द सर्कल, तो बेटा आपको सर्कल की इक्वेशन दे रखी है और एक लाइन की इक्वेशन दे रखी है, तो रेड में दो कर्व आ रहे हैं बेटा। ठीक है, तो सर्कल के लिए अगर फिगर ड्रॉ करूं, सर्कल के लिए सेम बेटा, सेंटर 0 0 हो जाएगा और रेडियस आपके पास 2 हो जाएगा। ठीक है, सेम पिछले वाला कर्व ही है। ठीक है, ये जैसे सपोज करो हमारे पास सर्कल हो गया, ये रेडियस 2 है इसका, ये सेंटर 0 0 हो गया। अब लाइन है x प्लस वाई इक्वल टू 2, तो लाइन के लिए आपको बताया एक बार x को 0 पुट करा तो y 2, और एक बार y को 0 पुट करा तो x इक्वल टू 2। तो हमारे को पता है कि भाई ये भी रेडियस है तो ये भी 2, ये -2, ये -2, है ना। तो पहले आ गया 0,2, 0,2 का मतलब ये वाला पॉइंट, फिर आ गया 2,0 मतलब ये वाला पॉइंट। इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे तो लाइन बन जाएगी। तो लाइन यानी कि कुछ इस तरह से है। ठीक है, ये लाइन है हमारे पास, कलर चेंज कर देते हैं लाइन का, चलो ग्रीन कर देते हैं। तो ये लाइन है हमारे पास x प्लस वाई इक्वल टू 2, और सर्कल था x² प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। ठीक है, तो आपको अब इन दोनों के इंटरसेक्शन से जो स्मॉलर रीजन बन रहा है, स्मॉलर रीजन का मतलब ये वाला पोर्शन, ये एरिया निकालना है। तो अगेन ये एरिया बेटा बीच का है, किसके बीच का है, सर्कल और लाइन के, तो माइनस करना पड़ेगा। अब बड़ा एरिया किसका आएगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि पूरे सर्कल के एरिया में से, पूरे सर्कल के एरिया में से जब मैं ये लाइन का एरिया हटाऊंगा, लाइन का एरिया मतलब इतना एरिया ये हटा दूंगा, इतना एरिया में हटा दूंगा सारा, तो जो हमारे पास फाइनल एरिया बचेगा वो एक ग्रीन वाला बचेगा। सारा एरिया हमने हटा दिया तो ग्रीन वाला एरिया बचा, और वही हमारा क्या है, रिक्वायर्ड एरिया। तो शुरू हो जाते हैं। तो एरिया कैसे मिलेगा भाई, हमारे को क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है, कहां से कहां तक भाई, 0 से 2 तक पहले किसका एरिया आएगा, सर्कल का। तो वाई सर्कल के एरिया में से माइनस करना है किसका एरिया, वाई लाइन का एरिया। ठीक है, क्योंकि एक ही कोऑर्डिनेट में है तो डबल वगैरह करने की कुछ जरूरत ही नहीं है, बस अब आपको इंटीग्रेशन करना है। तो y की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, ये आ गया 4 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, तो यानी ये आ गया अंडर रूट 2² माइनस एक्स स्क्वायर, और यहां से y की वैल्यू आ गई 2 माइनस एक्स। अब यहां पे तो बेटा फॉर्मूला लग गया, अंडर रूट a² माइनस एक्स स्क्वायर का, इंटीग्रेशन में अंडर रूट में a² माइनस एक्स स्क्वायर का, वो क्या होता है, x/2 इंटू अंडर रूट ऑफ क्वेश्चन प्लस a² by 2 साइन इनवर्स x/a। ठीक है बच्चा लोग, तो ये आ गया आपके पास x/2 अंडर रूट क्वेश्चन प्लस a² by 2 साइन इनवर्स x/a। फिर माइनस में ये 2 हो गया, -2 का इंटीग्रेशन -2x, प्लस x हो गया तो उसका इंटीग्रेशन प्लस x²/2। तो हमने सबका अलग अलग करके इंटीग्रेशन कर दिया। अब बेटा आपने बस वैल्यूज पुट करनी है और क्या करना है, एरिया कैलकुलेट करना है। तो पहले मैं 2 पुट कर रहा हूं, अपर लिमिट बन जाएगी, तो ये आ गया 2/2 अंडर रूट 4 माइनस 4, ये कैंसिल आउट होके रह गया 2, तो 2 साइन इनवर्स 2/2 -2 इंटू 2 4 प्लस 2² यानी 4/2। ये आगे बेटा अपर लिमिट सारी। फिर माइनस, अब लोअर लिमिट पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे तो ये 0 पूरा, ये आ गया 2 साइन इनवर्स 0 -0 प्लस 0। तो यानी ये वाला पार्ट तो पूरा ही 0 हो गया, बिकॉज साइन इनवर्स 0 भी 0 ही होता है। तो सिर्फ इसको कैलकुलेट करना है। तो इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, ध्यान से देखो, ये 4 माइनस 4 0 हो गया, ये 2, ये कट के बना साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 का मतलब हो गया π/2, और ये -4 प्लस 4/2, -4 प्लस 4/2, एलसीएम आ गया 2, तो ये आ गया बेटा 2π -8 प्लस 4, तो यानी 2π -4/2
2 कॉमन लिया, π-2/2, तो आंसर आ गया π-2, विच इज ऑप्शन बी। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज माय करेक्ट आंसर, यानी कि π-2। तो बड़ा सिंपल कैलकुलेशन है, और हर बार देखो काम कौन आ रहा है आपके पास, फिगर। तो अगर क्वेश्चन आपका वियर्ड बनता है, वियर्ड मतलब कि अगर डायरेक्ट नहीं हो पा रहा है, ठीक है, उसमें आपको क्या चाहिए, थोड़ी सी कलाकारी चाहिए, तो आप बड़ा स्केच बना लो रफ, उससे आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि क्या करना है। पूरा एग्जैक्ट मत बनाओ, बट इतना बना लो कि आपको पता लग जाएगा आपको इंटीग्रेशन किसका कैसे करना है। ठीक है, ताकि उसमें जब आप टाइम इन्वेस्ट करो तो आपका रिजल्ट हमेशा सही आए। कि आपने टाइम इन्वेस्ट करा फिर रिजल्ट भी सही नहीं आया, तो वहां पर दिक्कत हो जाती है। क्लियर बच्चा लोग? टेक द स्क्रीनशॉट फर्स्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि एरिया लाइंग बिटवीन द कर्व्स y स्क्वायर इक्वल टू x एंड x स्क्वायर इक्वल टू y। तो ध्यान से देखो भाई, ये भी पैराबोला और ये भी पैराबोला, तो दो पैराबोला आपस में मिल रहे हैं। ये x एक्सिस के अलोंग है, ये y एक्सिस के अलोंग है। तो एक बार पहले रफ स्केच देख लें भाई। तो रफ स्केच क्या बन रहा है इसका हमारे पास भाई, y स्क्वायर इक्वल टू x वाला मतलब ये x एक्सिस के अलोंग है, y स्क्वायर इक्वल टू x, और दूसरा x स्क्वायर इक्वल टू y, ये हमारे पास y एक्सिस के अलोंग है। तो जो दोनों पैराबोला के बीच में एरिया आ रहा है, तो दोनों पैराबोला के बीच में ये वाला एरिया आ रहा है, ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो अगेन जो शेडेड रीजन है बेटा, वो स्टार्ट कहां से हुआ, वो स्टार्ट इस पॉइंट से हुआ 0 से, और गया कहां तक, इस पॉइंट तक। तो इस पॉइंट पर मुझे पहले देखना है कि x कितना आएगा। अगेन ये क्या है, ये इंटरसेक्शन पॉइंट है किसका, इन दोनों का। तो इन दोनों की इक्वेशन को सॉल्व कर दो आपस में। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई एंड वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स। तो ये y की वैल्यू मैंने इधर पुट कर दी, तो ये हो गया x स्क्वायर का स्क्वायर इक्वल टू x, x की पावर 4 माइनस x इक्वल टू 0, x कॉमन आ गया, x क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0। तो एक x की वैल्यू 0 आई और x क्यूब की वैल्यू 1, तो x की वैल्यू 1। तो दो बेटा इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया, एक 0 का और एक ये 1 आ गया हमारे पास। ठीक है, तो अब क्योंकि हमारे पास जो बेटा लिमिट आई है वो हमारे पास x एक्सिस का ही है, तो जो एरिया आएगा वो चलेगा 0 से 1, क्योंकि सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो कोई डबल वगैरह कुछ नहीं होना। अब क्योंकि अगेन ये दो कर्व्स के बीच का एरिया है, तो सब्ट्रैक्ट होगा। अब सब्ट्रैक्ट में देखना कि बेटा ऊपर वाला कर्व कौन सा है, तो ऊपर वाला कर्व ये है। ठीक है ना, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, तो इसको नाम दे दो जैसे आप फर्स्ट कर्व, इसको नाम दे दो सेकंड कर्व। तो ये जो सेकंड कर्व है ये ऊपर है, और जो ये फर्स्ट कर्व है वो नीचे है। ठीक है ना, तो इसका एरिया कैसे बनेगा हमारे पास, वाई सेकेंड माइनस वाई फर्स्ट dx। ठीक है, क्योंकि जो ऊपर कर्व है हमेशा उसमें से आप एरिया माइनस करोगे जो नीचे कर्व है उसका, तभी आपको उन दोनों के बीच का एरिया मिलेगा। तो ये आएगा बेटा आपके पास 0 से 1। अब सेकंड कर्व से y की वैल्यू हो गई एक्स स्क्वायर, और फर्स्ट कर्व से y की वैल्यू हो गई रूट एक्स। चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3, रूट एक्स का सबको पता है 2/3 एक्स की पावर 3/2, फ्रॉम 0 to 1। लिमिट्स पुट करेंगे, पहले अपर लिमिट 1 का क्यूब 1/3, 2/3, 1 की पावर कुछ भी हो तो वो तो 1 ही रहता है, ये 0 और ये भी 0। तो ये कितना आ गया हमारे पास, एक मिनट, माइनस आ रहा है, बाकी कुछ गड़बड़ लग रही है। ओ सॉरी, मैंने यहाँ पे उल्टा लिख दिया। ये वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, ये फर्स्ट कर्व है बेटा हमारे पास। मैं यहाँ पे नंबरिंग उल्टी कर दी, क्योंकि देखो एरिया नेगेटिव आ रहा है ना, तो उससे पता लग गया हमारे पास हमने कुछ गलती करी है, मैंने नंबरिंग गलत कर दी। ठीक है भाई, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स पहले लिखा हुआ है तो ये फर्स्ट कर्व है, और एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई सेकेंड लिखा हुआ है तो ये सेकेंड कर्व है। तो ऊपर वाला कर्व कौन सा है, फर्स्ट वाला है। तो ये हमारे पास कुछ बस यहाँ दिक्कत हो गई, ये आना था हमारे पास y फर्स्ट माइनस वाई सेकेंड। ठीक है ना, क्योंकि ऊपर वाला कर्व फर्स्ट वाला है, तो ये इसमें उल्टा हो जाता, ये हो जाता रूट एक्स माइनस में एक्स स्क्वायर, और यहां पर आपके पास आता ये 2/3 एक्स की पावर 3/2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3 आता, फ्रॉम 0 to 1। अब हम जब अपर लिमिट पुट करते हैं, ये आता 2/3, 1 की पावर 3/2 माइनस 1 का क्यूब बाई 3,
माइनस लोअर लिमिट करते तो वो 0 0 ही आता। अब 1 की पावर कुछ भी रखो वो तो 1, तो ये आ गया बेटा हमारे पास +1/3, बिकॉज एरिया कभी नेगेटिव नहीं आ सकता। वो नेगेटिव आ रहा था तो यानी हमने कहीं पर कुछ मिस्टेक कर दी थी, तो वो हमने बेटा साथ में करेक्ट कर ली। तो यानी मेरा आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1/3। क्लियर बेटा, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ये सारे क्वेश्चन बेटा आपके पास क्या है, एनसीईआरटी के हैं। ठीक है, तो आपको ये तो अच्छे से आने चाहिए, और एक बार आपने यहाँ पे कर लिया तो आंसर आपके दिमाग में छप जाने चाहिए कि अगर ये क्वेश्चन आपके पास दोबारा मिल गए आपके सीयूटी में, तो आपको उनको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं होनी चाहिए, सीधा आप ऑप्शन मार्क करो। ठीक है, प्रोवाइडेड आपके पास ये चेक कर लिया हो कि हाँ भी जो आपके पास कर्व वगैरह की इक्वेशन है वो एग्जैक्टली सेम है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास वो है कि द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y = x mod x। तो अब मॉड वाला क्वेश्चन आ गया, तो सिंपल, कुछ अलग से ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है। हमें पता है कि भाई मॉड x का क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, 0। ठीक है, तो यानी ये फंक्शन कैसे ब्रेक होगा कि अगर x की वैल्यू <0 है और x की वैल्यू <0 है। जब भी मॉड वाला फंक्शन आता है तो बेटा हम लोग ऐसे ही करते हैं। ठीक है, वरना इसको अगर आपने ऐसे नहीं समझना तो ऐसे समझ लो। ठीक है, जो हमने डेफिनेट इंटीग्रल में भी करा हुआ है कि y ये दे रखा है x एक्सेस, और इसके बीच में आपको बताना है कि क्या एरिया होगा, है ना। तो ये आ गया -1 से 1, आपको x mod x का इंटीग्रेशन करना है, जो एरिया होगा वो क्या होगा, ये होगा। अब क्योंकि मॉड आ रहा है, तो मॉड आ रहा है तो आपको याद है बेटा ये वाली लिमिट लगानी है, a से b f(x) dx इक्वल टू a से c f(x) dx प्लस c से b f(x) dx, है ना। प्रोवाइडेड जो a है वो c से छोटा है और जो c है वो b से छोटा है। मॉड वाले क्वेश्चंस में ऐसे ही करना है डेफिनेट के अंदर, सेम काम यहाँ पर। तो उसको ब्रेक करेंगे, और ब्रेक किसके हिसाब से करते हैं, जो मॉड का टर्निंग पॉइंट होता है। और मॉड का टर्निंग पॉइंट कैसे मिलता है, जो भी मॉड के अंदर वैल्यू है इसको 0 पुट कर दो, तो एक मिलेगा -1 से 0 और दूसरा मिलेगा 0 से 1। ठीक है, अब मॉड हटेगा तो बेटा क्या होगा, नॉर्मल ब्रैकेट आएगा x। बट नॉर्मल ब्रैकेट तो आएगा, बट प्लस या माइनस में से क्या आएगा, क्योंकि जब भी मॉड हटता है तो प्लस माइनस आता है। तो उसके लिए भी ट्रिक बता रखी है, क्या करो, जो इंटरवल आपने बनाया है, जैसे -1 से 0 बनाया है, उसके बीच की कोई वैल्यू पकड़ लो, तो -½ वो क्वेश्चन में पुट कर दो। भाई -½ इंटू मॉड -½ तो ये आया -1/4, बिकॉज ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो 1/2 इंटू 1/2, बाहर माइनस है, -1/4, तो ये नेगेटिव आएगा। फिर 0 से 1 के बीच में आप +1/2 पुट कर दोगे, तो वो तो पॉजिटिव 1/4 आएगा, तो ये पॉजिटिव x इंटू एक्स डी एक्स। अब ये बन गया x² का इंटीग्रेशन x³/3 फ्रॉम -1 से 0, x² का इंटीग्रेशन x³/3 सॉरी 0 से 1। क्लियर बेटा, अब लिमिट्स अप्लाई कर दो। पहले अपर लिमिट अप्लाई करा तो 0 आ गया, लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे तो -1 का क्यूब क्या आएगा बेटा, वापस -1 ही आएगा। फिर 1, एक मिनट चेक करने दो, कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे। हाँ, यहाँ पर बेटा ध्यान रखो, जो हमने वो शॉर्टकट पॉइंट लिखा था ना, कि देखो जब ये -1 से 0 के बीच में जा रहा है, ध्यान समझना, -1 से 0 के बीच में जा रहा है, तो मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, और सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है तो इसके लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा, वो साइन का समझना पड़ेगा, है ना। आपको बताया था कि अगर बेटा आपके पास, अगर हम लोग एक्स एक्सिस की लिमिट ले रहे हैं, ठीक है, याद रखना वाला पॉइंट कि अगर हमारे पास एक्स dy है और अगर आपके पास शेडेड रीजन सेकंड एंड थर्ड में है, तो वहां पर हम लोग इसको क्या लिख, सॉरी ये y dx है, ये अगर y dx है और आपके पास शेडेड पोजीशन सेकंड एंड थर्ड में है, तो आप उसको -y dx लिख के करोगे। ठीक है, तो यानी यहां पर एक माइनस और आना था, तो इसका मतलब ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और ये 1/3 -0, तो ये 1/3 प्लस 1/3 2/3। ठीक है, तो आपको खुद ही बेटा आइडिया हो जाएगा कि आप गलत कर रहे हो, कैसे आपका आंसर 0 आ रहा होगा, और एरिया ऐसे बेटा कभी 0 आता नहीं है, तो यानी हमारा आंसर आ गया 2/3। ठीक है, तो जैसे मैं कैलकुलेट करता हूँ तो याद है कि हमने यार जल्दबाजी में हमने मॉड का कॉन्सेप्ट तो लगा दिया, बट मॉड का कॉन्सेप्ट लगाने के साथ हम लोग वो, क्योंकि ये -1 से 0 जो है वो सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर आ जाएगा,
और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आ रहा है तो दैट मीन्स आपके पास क्या करना पड़ेगा, साइन चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में जो हमारे पास एक्स होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है, एक्स क्या होता है, नेगेटिव होता है हमारे पास, ठीक है। चलिए, क्लियर बेटा इतनी बात। चलिए, अब आते बेटा इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू एक्स क्यूब, एक्स एक्सिस एंड ऑर्डिनेट्स x इक्वल टू -2 एंड 1 x इक्वल टू 1, ठीक है। अब ये हमारे पास सीधा -2 से 1 है एक्स क्यूब, और यहां पर कहीं पर भी ब्रेक नहीं होगा, यहाँ पर कहीं पर भी ब्रेक नहीं हो रहा, वहां तो ब्रेक हुआ था, इसलिए हमारे को अलग अलग करना पड़ा, ये तो कॉन्टिन्यूस कर्व है, तो इसलिए सीधा इसका इंटीग्रेशन करा हमने, एक्स की पावर 4/4 -2 से 1, तो यानी कि 1/4 माइनस ऑफ, ये कितना आ जाएगा, -2 की पावर 4 कितना हो गया, -2 से 1 एक्स क्यूब, तो एक्स की पावर 4/4, तो -2 की पावर 4 कितना हो गया बेटा, ये 16/4, ठीक है ना। अगेन हमारे पास नेगेटिव आ रहा है, इस बार ऑप्शन भी एक बार क्रॉस चेक कर लो बेटा। ये जैसे इसमें अब लग रहा है हमारे को एरिया नेगेटिव आ रहा है, और एरिया नेगेटिव हो नहीं सकता, तो दैट मीन्स यहाँ पर एक बार आपको इसका ग्राफ देखना पड़ेगा, ठीक है, डायरेक्ट करने में गड़बड़ आ रही है। तो जो इसका ग्राफ होता है वो कुछ इस तरह से होता है बेटा, एक्स क्यूब का, ठीक है, ओरिजिन से पास होता हुआ, तो हमारे पास -2 से जब हम बात करेंगे 1 तक, तो ये वाला पोर्शन आएगा। तो यस, क्योंकि ये पोर्शन हमारे पास किस में आ रहा है भाई, ये पोर्शन हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो यानी कि वही काम करना पड़ेगा, आपको ब्रेक करके चलना पड़ेगा, तो यानी -2 से 1 एक्स क्यूब डी एक्स है, तो ये आएगा -2 से 0 पहले और -y डी एक्स, -y का मतलब हो गया -x³ डी एक्स, और फिर +1 से, सॉरी 0 से 1 पॉजिटिव x³ डी एक्स। अब आपका आंसर सही आएगा, तो ये माइनस बाहर x³ का इंटीग्रेशन x की पावर 4/4, ये आ गया आपके पास -2 से 0, ठीक है, फिर प्लस x की पावर 4/4 कहां से कहां, 0 से 1, तो पहले जब अपर लिमिट पुट करी तो आ गया 0, फिर -2 की पावर 4 हो गया 16/4, प्लस ये आ गया 1/4 -0, ठीक है, ये कैंसल हो जाएगा, तो कितना बचा, ये माइनस माइनस प्लस 4 + 1/4, तो यानी कि 17/4, ठीक है, तो 17/4, तो इसका आंसर 17/4 ही है, तो किसी ऑप्शन में कुछ करेक्शन है, ठीक है, तो यहाँ पर इसको ठीक कर लो, मैं लास्ट ऑप्शन को लिख के चल रहा हूँ 17/4, ठीक है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, श्योर है कि इसका आंसर 17/4 ही आता है, तो आई थिंक कुछ ऑप्शंस लिखने में गड़बड़ हुई है जिसकी वजह से गड़बड़ आ रही है, ठीक है। तो याद रखिए बेटा, कभी भी आपका एरिया नेगेटिव आ रहा हो या फिर 0 आ रहा हो, तो वहां पे आप अलर्ट हो जाइएगा, चेक कर लीजिएगा कि वो सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में से हो सकता है, बिकॉज कई बार हम फ्लो में करते हैं तो हमारे को ध्यान नहीं रहता है, ठीक है, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट इंटीग्रेशन बनाने की सोचते हैं ताकि क्वेश्चन जल्दी से जल्दी हो जाए, तो अगर इंटीग्रेशन में गड़बड़ आ रहा है तो आप सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज लिख के चलिए उसकी, ठीक है, ये एरिया कभी नेगेटिव हो नहीं सकता। अब चलते हैं बेटा हम लोग लास्ट क्वेश्चन पर, ठीक है, इसके एवाई के, कि द एरिया बाउंडेड बाय द वाई एक्सिस, स्पेशली वाई एक्सिस बोला है। अब बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आगे y इक्वल टू कॉस एक्स एंड y इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है। तो बेटा जो y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ होता है वो कुछ इस तरह से होता है, अगर आप ध्यान समझे पहले तो ये होता है 0, ये पॉइंट होता है π/2, ये होता है पाई, ये होता है 3π/2, और ये होता है 2π, तो ये हमारे पास कंप्लीट एक वेव बनती है, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाती है 1। और अगर हम cos x की बात करें तो cos x का ग्राफ कुछ इस तरह से होता है, ये इसकी कंप्लीट वेव बनती है 0, ये हो जाता है π/2, फिर ये हो जाता है पाई, ये हो जाता है 3π/2, और ये वापस हमारे पास 1 आती है 2π, तो ये वैल्यू 1 है, और नीचे की तरफ ये वैल्यू -1 है, सेम ये नीचे की तरफ वैल्यू कितनी है, -1। ये इसका बड़ा अलग अलग ग्राफ होता है, बट हमारे को जो ग्राफ चाहिए वो सिर्फ 0 से π/2 के बीच में चाहिए, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट के बीच में चाहिए। तो अगर उसमें देखेंगे आप तो जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, ये अगर हमारे पास कार्टेशियन सिस्टम है तो जो y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ बनेगा वो तो कुछ इस तरह से बनेगा यहाँ तक,
कि ये अगर मेरे पास पाई/2 है और ये अगर 0 है तो ये है कौन, y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ। ठीक है, आप देख सकते हो 0 से पाई/2 तक इस तरह से है, और ये वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास 1 है, कॉस का ऐसे हो जाता है। ठीक है, 0 से पाई/2। तो ये ऑरेंज वाला किसका है, y इक्वल टू कॉस एक्स वाला है। क्लियर। अब इनके बीच में हमारे को एरिया निकालना है, किसके बीच में, y एक्सिस के बीच में और इन दोनों ग्राफ के बीच में। तो अगर x एक्सिस के बीच में बोलता और दोनों ग्राफ के बीच में बोलता तो ये वाला एरिया आता, बट y एक्सिस और बट हमारे को y एक्सिस y इक्वल टू साइन एक्स और y इक्वल टू कॉस एक्स के बीच में बोला है, तो यानी ये वाला पोर्शन मेरे पास आएगा एरिया। अब क्योंकि जो शेडेड पोर्शन बेटा शेड हुआ है वो हमारे पास किसका है, y एक्सिस का है, तो एरिया किसके इक्वल आएगा हमारे पास, ध्यान से समझना। वैसे तो 0 से 1 तक है, बट बीच में यहां पर कर्व चेंज हो रहे हैं, और ये पॉइंट जहां पर x और y आपस में इंटरसेक्ट करते हैं वो होता है पाई/4। क्योंकि हमें पता है कि जो इंटरसेक्ट होने का मतलब कि दोनों की वैल्यू सेम आती है, तो साइन और कॉस दोनों की वैल्यू सेम कब आती है, 45 डिग्री यानी पाई/4 पर, और वो वैल्यू कितनी होती है, वो वैल्यू होती है 1/√2। तो अगर आप ध्यान से देखें कि भाई 0 से लेकर 1/√2 तक पहले सिर्फ साइन एक्स है, फिर 1/√2 से लेकर 1 तक हमारे पास सिर्फ कॉस एक्स वाला कर्व है, तो यानी 1/√2 पे ब्रेक बन रहा है, और इन दोनों कर्व के एरिया आपस में कंबाइन हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, तभी टोटल एरिया बन रहा है। ठीक है ना, कंबाइन हो रहे हैं यहाँ पर ये दोनों एरिया, कि भाई ये वाला पोर्शन 1/√2 से नीचे 0 से 1/2 वाला पोर्शन, और ये वाला पोर्शन 1/√2 से 1, ये दोनों ऐड हो रहे हैं। तो बेटा एरिया क्या बनेगा हमारे पास, पहले बनेगा 0 से 1/√2 तक, और फिर 1/√2 से 1 तक। अब क्योंकि ये जो लिमिट्स है वो y एक्सिस की है, तो लिखा जाएगा x dy। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है तो पॉजिटिव रहेगा और दोनों ऐड हो जाएंगे। अब बात आती है जी कि x की वैल्यू क्या आएगी, तो x की वैल्यू कहां से, ये वाला कौन सा कर्व है, पहले वाला 1/√2 से 0 से 1/√2 तक, ये हमारे पास y इक्वल टू साइन एक्स है। ठीक है, कहां से कहां तक, 0 से 0 टू 1/√2 तक, और फिर y इक्वल टू कॉस एक्स कहां से कहां तक है, 1/√2 से 1 तक। तो 0 से 1/√2 तक बेटा y इक्वल टू साइन एक्स है, तो वहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन इनवर्स y dy। और फिर 1/√2 से लेकर 1 तक कौन सा कर्व है, y इक्वल टू कॉस एक्स, और यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी। अब देखो आपको ये इंटीग्रेट करना है, और अकेले साइन इनवर्स या कॉस इनवर्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो किसके थ्रू होता है, बाय पार्ट्स के थ्रू होता है। तो वो वाला काम नहीं करके मैं आपको डायरेक्ट रिजल्ट बता रहा हूं, आपको वो याद रखना है कि साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन होता है इन जनरल एक्स साइन इनवर्स एक्स माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, तो ये आपने फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है, ये ट्रिक याद रखनी है, तो आपका टाइम बच जाएगा, तो आपका टाइम बच जाएगा। तो जैसे बेटा हमारे पास एरिया साइन इनवर्स एक्स का वो होता है, उसी तरह से साइन इनवर्स वाई का एरिया क्या हो जाएगा, वाई साइन इनवर्स वाई माइनस √1 माइनस वाई स्क्वायर फ्रॉम 0 से 1/√2, और सेम यहां पर कॉस इनवर्स वाई का आ जाएगा। अब कॉस इनवर्स वाई के लिए थोड़ा सा ध्यान रखना, थोड़ा सा ध्यान रखना कि यहां पर बीच में हम, एक मिनट, नहीं, साइन इनवर्स में प्लस होता है, कॉस इनवर्स में माइनस होता है, बाकी सारा सेम रहता है। तो कॉस इनवर्स वाई क्या बनेगा, वाई कॉस इनवर्स वाई माइनस √1 माइनस वाई स्क्वायर, ये 1/√2 से 1। ठीक है, तो साइन इनवर्स वाले में क्या होता है, बीच में प्लस होता है, और कॉस इनवर्स वाले में बीच में माइनस होता है, बाकी सेम सेम चलते हैं। अब बस आपको लिमिट्स बेटा सब्स्टिट्यूट करनी है। पहले 1/√2 पुट करेंगे अपर लिमिट, तो 1/√2 साइन इनवर्स 1/√2 प्लस √1 माइनस में 1/2। ठीक है, ये अपर लिमिट होगी, माइनस जब लोअर लिमिट पुट करेंगे 0, और ये बचेगा √1 यानी कि 1। ठीक है, फिर प्लस सेम यहां पर पहले अपर लिमिट पुट करी 1 कॉस इनवर्स 1 माइनस √1 माइनस 1, फिर माइनस जब लोअर लिमिट पुट करी तो 1/√2 कॉस इनवर्स 1/√2, और माइनस में 1 माइनस में 1/2। लिमिट्स पुट कर दिए बेटा। आप कैलकुलेशन बड़े ध्यान से हम यहाँ पे कर रहे हैं,
साइन इनवर्स टी के टेबल में बेटा 1/√2 आता है π/4 पर, है ना। ये 1 - 1/2 रह गया 1/2, तो यानी +1/√2। ये -0 +1 यानी -1। अब इधर आ जाओ, 1 कॉस इनवर्स के टेबल में 1 कब आता है, पाई, ठीक है। ये 0 हो गया, ये हो गया -1/√2, और कॉस इनवर्स के टेबल में भी 1/√2 कब आता है, π/4 पर, और ये माइनस माइनस प्लस हो गए, ये आ गया 1/√2, तो ये दोनों कैंसल्ड हो गए, ठीक है ना। क्या बचा बेटा, 1/√2 + 1/√2 इज 2/√2 -1 + पाई, ठीक है। 2/√2 कुछ देखो बेटा मिक्स तो नहीं हो गया लिखना, 1/2 + 1/2 हो गया हमारे पास कितना आ गया, एक बार बेटा चेक करो, एक मिनट, एक गड़बड़ आ रही है, क्योंकि ऑप्शन में कहीं पर भी पाई नहीं है हमारे पास, तो यानी पाई नहीं होना चाहिए। पाई क्यों आया था हमारे पास, ये आया था 1/√2 sin π/4 + 1/2 -1 + cos इनवर्स, अच्छा +1 है, सॉरी, cos इनवर्स 1 होता है 0 पर, मुझे लगा cos इनवर्स -1 है, कि cos इनवर्स -1 होता है पाई पर, बट ये cos इनवर्स 1 था, वो होता है 0 पर, तो यानी ये नहीं आएगा। तो ये √2 से 2 कटा, बचा √2, तो आंसर आ गया √2 -1, तो यानी ऑप्शन बी बिल्कुल मेरे पास एकदम करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है बच्चे। तो वैसे बहुत कम चांसेस है इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस आने के, यस, बट क्योंकि एनसीईआरटी में भी ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फॉर्मेट में ही है, तो आपको तो बेटा डायरेक्टली देखना है कि आंसर याद होना चाहिए। वर्किंग मेथड क्या है वो हमने डिस्कस कर लिया, बट कोशिश करने की आपको आंसर याद हो जाता है, उससे बढ़िया कोई बात ही नहीं है, ठीक है बच्चे लोग। तो आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। और विद दिस बेटा जो आपका एप्लीकेशन और इंटीग्रेशन वाला पार्ट था, ठीक है, वो आपका यहीं पर तक फिनिश होता है, ठीक है। अब डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोग कुछ इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। मैंने कहा था कि आपको एप्लीकेशन और इंटीग्रेशन के साथ देखेंगे, बट क्योंकि यहाँ पर इसका ही कॉन्सेप्ट है, हम एक साथ रहने देते हैं, अलग से मिक्स नहीं करेंगे, तो हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन में जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो वहां पर इंटीग्रेशन आनी ही है हमारे पास, ठीक है। तो वहां पर हम लोग इंटीग्रेशन और रिवाइज कर लेंगे अपने साथ में उसके, क्लियर। वरना आपके पास बेटा बहुत सारे मॉक टेस्ट वगैरह हैं, ठीक है, आप उनकी प्रैक्टिस कीजिए, वहां से भी अगर आपको डाउट वगैरह आते हैं तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। टिल देन टेक केयर बच्चों, अच्छे से इसकी प्रिपरेशन करनी है आपने, ठीक है। पूरी वीडियो आपको ढंग से देखनी थी, ठीक है, एक एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है, और आपने ये देखना कि भाई कई जो हमारे पास एक्सेप्शंस हैं, कि जैसे सेकंड और थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट वाली, वो याद रखनी है, और कैलकुलेशन को थोड़ा सा बेटा आपको फास्ट करना है, ताकि आपको एकदम एक्यूरेट रिजल्ट मिल सके। टेक केयर बच्चे, अच्छे से पढ़ते रहना। अब नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन की आएगी, तो फिर अब उस पर हम लोग अच्छे से उसको कवर अप करते हैं। टेक केयर बच्चे, बाय बाय, थैंक यू।